एंजी तुरंत पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में दहशत का भाव था। वह ब्लड वुल्फ और उस आदमी की ओर दौड़ी जो उससे लगभग 100 फीट दूर थे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, ब्लड वुल्फ ने पहले ही अपने पंजे उठा लिए थे और अपने नुकीले नाखूनों से उस आदमी के शरीर पर वार करने वाला था। हालांकि एंजी की गति बहुत अच्छी थी, वह 1 सेकंड में केवल 40 फीट की दूरी ही तय कर सकती थी, जिसका मतलब था कि उसे 100 फीट की दूरी तय करने में लगभग 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन ब्लड वुल्फ को अपने हमले को उस आदमी तक पहुंचाने में केवल 1 सेकंड की आवश्यकता थी। राघव, जो एंजी की तरफ से करीब था, आखिरकार चला। अगर वह उनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाता है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी खोज में विफल हो जाऊंगा, राघव ने मन ही मन कहा। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। -20 ईपी। फू, राघव ने हल्का झुकते हुए अपने फेफड़ों में हवा भरी। पूरा दृश्य फिर से शांत हो गया था और एंजी की महान गति के बावजूद उसकी गति इस समय राघव के लिए एक कछुए की तरह थी। ब्लड वुल्फ के पंजे धीरे धीरे उस आदमी के सिर पर उतर रहे थे और संपर्क बनाने से केवल कुछ इंच दूर थे। पड़ोसियों के मुंह डर के मारे खुले हुए थे क्योंकि उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि वे बोल रहे थे, लेकिन धीमी गति में। श्वासस। राघव ब्लड वुल्फ की ओर दौड़ा। वह एंजी की ओर से गुजरा और भेड़िया के बाईं ओर पहुंचा जिसके पंजे पहले से ही आदमी की गर्दन के करीब थे। ब्लड वुल्फ के सामने राघव एक बौने की तरह था। उसने उसकी ओर एक भयंकर मुक्का फेंका। धम। उसकी मुट्ठी ब्लड वुल्फ के बाईं पसली क्षेत्र से टकराए। भेड़िया दर्द में कराहने लगा क्योंकि बल ने उसके पूरे शरीर के वजन को उठा लिया और उसे 3 मीटर की दूरी पर इमारत की ओर उछाल दिया। बैंग। ये भारी भरकम ढंग से दीवार से टकराया। एंजी, जो जितनी हो सके उतनी गति से ब्लड वुल्फ की ओर दौड़ रही थी, उसने केवल एक सिलहूट को अपने पास से गुजरते हुए देखा जिससे उसके बाल ऊपर की ओर उड़ने लगे। इससे पहले कि वह जान पाती कि क्या हो रहा है, एक जोरदार टक्कर की आवाज़ आए और ब्लड वुल्फ को दाईं ओर की इमारत में गिरा दिया गया। वह हैरानी में अपनी गति रोककर उस व्यक्ति को घूरने लगी जो इस घटना के लिए जिम्मेदार था। राघव। उसने अपने दाहिने हाथ को बाहर की ओर फैलाए खड़े उसे घूरते हुए एक हैरान नज़र के साथ कहा। उस आदमी को जिसने सोचा था कि उसकी मौत निश्चित है, उसने केवल राघव को एक प्रेत की तरह अपने सामने प्रकट होते हुए देखा। उसकी आंखें अभी भी सदमे में चौड़ी थीं। ओह, क्या वह हमारा नया पड़ोसी नहीं है? हाँ, वही जो एक केलोन अकादमी में पढ़ता है। वाह, वह एंजी चान की तरह एक मिश्रित खून, मिक्स्ड ब्लड है, लेकिन वह ज़्यादा मजबूत लगता है। इलाके के पड़ोसी सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे, न केवल इस रहस्योद्घाटन पर बल्कि इस तथ्य पर भी कि एक ही हमले से ब्लड वुल्फ दूर चला गया। भेड़िया के वजन से दीवार पर दरारें आ गईं। ये दर्द और पीड़ा के भाव के साथ राघव को घूरते हुए खड़ा हो गया। स्प्रिंट निष्क्रिय हो गया है। राघव ने हिट करने के तुरंत बाद स्प्रिंट को निष्क्रिय कर दिया। वह अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से उपयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अभी भी उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती थी। वह बस सतर्क था, तो इसे केवल मामूली चोट लगी है, हालांकि मेरे मुक्के का बल 2 से गुना हो गया था। राघव ने ब्लड वुल्फ को घूरते हुए विश्लेषण किया। उसे लगा कि उसकी मुट्ठी काफी गहराई तक नहीं गई है। ऐसा लगा जैसे ब्लड वुल्फ के शरीर पर एक लोचदार बल था जिसने बल के एक हिस्से को अवशोषित कर लिया। भेड़िया एक पागल नज़र के साथ राघव की ओर भागा, क्रोध के साथ उस पर हमला करने लगा। पड़ोसियों को पहले से ही उम्मीद होने लगी थी कि एक और मिश्रित खून यहाँ है, लेकिन राघव के अगले कार्य ने उन्हें चौंका दिया। वह मुड़ा और भाग गया। ओह, वह क्यों भाग रहा है? ये हर किसी के मन में सवाल था। एंजी, तुम सबके साथ यहीं रहो, राघव ने चिल्लाते हुए कहा जब वह भेड़िया के साथ सड़क के अंत की ओर भागा। एंजी अगर उसका पीछा करना चाहती तो भी नहीं कर सकती थी क्योंकि न केवल उनकी गति तेज थी बल्कि उसकी सहनशक्ति भी खत्म हो रही थी। हालांकि वह राघव के बारे में चिंतित थी। राघव की सामान्य गति ब्लड वुल्फ की तुलना में तेज थी, इसलिए वह उसे बार बार सड़क से पार करने में सक्षम था। राघव ने पहले ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, इसलिए वह अभी भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही कभी कभी राघव धीमा हो जाता था ताकि ब्लड वुल्फ को लगे कि वह पकड़ रहा है, केवल फिर से तेज होने के लिए। टैग का ये खेल तब तक जारी रहा जब तक कि वे आवासीय क्षेत्र को छोड़कर पीछे के विरल जंगल से नहीं गुजरने लगे। श्वासस श्वासस। वे बगल में कई पेड़ों को पार कर गए। वे आगे बढ़ गए जहां पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी थी। कुछ और सेकंड के बाद राघव अचानक दौड़ना बंद कर दिया। शश। अचानक रुकने के कारण राघव कुछ इंच आगे सरक गया, लेकिन उसने इसका उपयोग मुड़ने के लिए किया। ब्लड वुल्फ भी रुक गया। उसके मन में उसने सोचा कि उसका शिकार अचानक भागना क्यों बंद कर देगा। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था क्योंकि उसे लगा कि राघव शायद भागने से थक गया था और उसने अपनी मौत को स्वीकार करने का फैसला किया था। ब्लड वुल्फ ने राघव की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने होंठ चाटे। अचानक उसने राघव को मुस्कुराते हुए देखा जिसने उसे चकित कर दिया। आखिरकार मैं इसका परीक्षण कर सकता हूँ। मेरे पहले परीक्षण विषय बनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, राघव ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा।
ब्लड वुल्फ समझ नहीं पा रहा था कि राघव क्या कह रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे बता रही थीं कि सामने वाला व्यक्ति खतरनाक था। लेकिन राघव को सिर से पैर तक देखते हुए वह उसे केवल एक कमजोर दिखने वाले व्यक्ति के रूप में देख सकता था, जब तक कि उसने राघव को कुछ बड़बड़ाते हुए नहीं सुना। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन। ठीक अपनी आंखों के सामने ब्लड वुल्फ ने देखा कि राघव का शरीर फैलने लगा। आंशिक उत्परिवर्तित बैल परिवर्तन सक्रिय हो गया है। राघव ने अपनी दृष्टि में अधिसूचना को प्रकट होते हुए देखा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां फूलने लगी जिससे उसकी स्वेटर फट गई। उसकी पीठ चौड़ी हो गई क्योंकि उसकी त्वचा लाल होने लगी और उसकी खोपड़ी के किनारों से 2 लंबे सींग उग आए। उसे पूरी तरह से बदलने में केवल 3 सेकंड लगे। वह अब 2 मीटर के करीब ऊंचा था। उसकी स्वेटर इतनी फैल गई थी कि कुछ हिस्से फट गए थे। फुर्तीली मांसपेशियां, एक गोरिल्ला की तरह चौड़ी छाती, 7 इंच के दांत, 2 सींग। राघव इस समय बेहद डराने वाला लग रहा था, भले ही वह ब्लड वुल्फ जितना लंबा नहीं था। ब्लड वुल्फ ने उसे एक सतर्क नज़र से घूर कर देखा, लेकिन साथ ही वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे जोड़कर देखना चाहता था कि मैं कितना मजबूत हो जाऊंगा। तुम एकदम सही परीक्षण विषय हो, राघव ने एक मोटी आवाज में कहा जब वह आगे बढ़ा। राघव जानता था कि स्प्रिंट या किसी गति संबंधी क्षमता के उपयोग के बिना ब्लड वुल्फ को हराना लगभग असंभव होगा, इसलिए उसने उसे एक खाली जगह पर ले जाने का फैसला किया ताकि वह दूसरों की आंखों से दूर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन का परीक्षण कर सके। साथ ही अगर वह स्प्रिंट का उपयोग करता रहा तो उसकी ऊर्जा 4 सेकंड में खर्च हो जाएगी। आओ, ब्लड वुल्फ अनिच्छा के साथ दहाड़ा। राघव की आंखों में अहंकारी नजर ने उसे गुस्सा दिला दिया था। श्वासस, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। राघव अपनी ताकत और अपनी गति में वृद्धि महसूस कर सकता था और वह इसका आनंद ले रहा था। वह 4 मीटर हवा में उछला और अपने मुट्ठी को नीचे उतरते हुए फेंका। ब्लड वुल्फ ने राघव के वार से मिलने के लिए अपने पंजों को ऊपर की ओर घुमाकर प्रतिक्रिया दी। राघव ने अपने शरीर को हवा में तिरछा घुमाया, ब्लड वुल्फ के पंजों से बचते हुए जब उसकी मुट्ठी उसके सिर पर उतरी। धम, ब्लड वुल्फ का पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। राघव की मुट्ठी अभी भी उसके सिर पर टिकी हुई थी, जिससे उसका जबड़ा जमीन पर दब गया था। ब्लड वुल्फ दर्द में कराहने लगा क्योंकि उसके चेहरे से खून उसके सिर के ऊपर से टपक रहा था। राघव के सिर पर मारने के बाद वह चकरा रहा था। राघव ने ब्लड वुल्फ के सिर को खींचा और उसके शरीर को जमीन से उठा लिया। ओह, राघव ने कराहते हुए कहा जब उसने ब्लड वुल्फ के पूरे शरीर का वजन उठाया, जिसका वजन 7000 किलोग्राम से अधिक था। राघव ने उसके शरीर को दाईं ओर एक छोटे पेड़ की ओर फेंका। बैंग, ब्लड वुल्फ का शरीर पेड़ से टकराया, जिससे वह 2 टुकड़ों में टूट गया। राघव के वजन से पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। राघव ने जानबूझकर सबसे पहले उसके सिर पर हमला किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी त्वचा की लोच इलास्टिसिटी के कारण उस मिश्रित नस्ल वाले प्राणी मिक्स्ड ब्रीड क्रिएचर को जल्दी हराना मुश्किल होगा। राघव फिर से खून भेड़िए ब्लड वुल्फ की तरफ लपका। खून भेड़िए की आंखें अभी भी हमलों से चकराई हुई थीं, लेकिन राघव के अगले हमले के पहुंचने से पहले ही वह तेजी से खड़ा हो गया। आओ, उसने फिर से दहाड़ लगाई और राघव की ओर दौड़ा। स्लैश स्लैश, खून भेड़िए ने राघव की तरफ लगातार कई वार किए। राघव उन्हें आसानी से चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन भेड़िया राघव से अपने सिर को बचा रहा था ताकि उसे दोबारा हमला करने का मौका न मिले। राघव को फिलहाल उसके शरीर पर ही हमला करके संतोष करना पड़ा। धम धम, राघव ने खून भेड़िए के दाहिने पंजे को अपने बाईं ओर मारा, जिससे उसकी बांह अलग हो गई। उसकी दाहिनी छाती एक पल के लिए खुली रह गई। मौका मिलते ही राघव ने बिना समय गंवाए अपनी हथेली उसकी छाती की तरफ बढ़ा दी। हथेली का वार सक्रिय, पाम स्ट्राइक एक्टिवेटेड। धम, राघव की हथेली खून भेड़िए की छाती से जोर से टकराई, जिससे वह अंदर धंस गई और वह 3 मीटर पीछे हवा में उछल गया। धम, वह एक और पेड़ से जा टकराया, जिससे पेड़ का तना चूर चूर हो गया। परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के कारण राघव की केवल 3 उंगलियां थीं, लेकिन ये खून भेड़िए को बुरी तरह पीटने के लिए काफी था। राघव फिर से उछला, उसका शरीर हवा में बैल की स्थिति की ओर गया और उसका दाहिना पैर नीचे जोर से पड़ा। धम, धूल का एक छोटा बादल बन गया, क्योंकि खून भेड़िए का सिर कई इंच जमीन में धंस गया और उसके चेहरे से चारों दिशाओं में खून बहने लगा। राघव ने खून से सना हुआ अपना पैर भेड़िए के सिर से उठाया, जिसका चेहरा कुचल गया था। राघव ने उसे कुछ देर तक देखा। ये तो मर गया होगा, उसने मन ही मन सोचा। हैरानी की बात यह थी कि खून भेड़िया अचानक उछला और उल्टी दिशा में दौड़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि राघव भी हैरान रह गया। क्या इसे मरना नहीं चाहिए था? राघव ने सोचते हुए उसका पीछा किया। खून भेड़िए का जो चेहरा पहले खूनी था वह वापस सामान्य होने लगा, क्योंकि पूरे चेहरे पर लगा खून वापस चोटों में समा गया। वह दिखाई देने वाली दर से ठीक हो रहा था। उसका बायां सीना, जो राघव की हथेली के वार से अंदर धंस गया था, वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ गया था। राघव उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि खून भेड़िया फिर से नया रूप ले रहा था। ये फिर से नया रूप ले सकता है।
वह हैरान था क्योंकि उसे मिश्रित नस्ल वाले प्राणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं इसे भागने नहीं दे सकता, कहीं इसका मेरी खोज पर असर न पड़े। राघव ने अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी और डैश को सक्रिय कर दिया। डैश सक्रिय हो गया है। शूश। राघव की बढ़ी हुई गति ने उसे कुछ ही सेकंड में खून भेड़िए के सामने पहुंचा दिया, लेकिन जैसे ही वह उस पर फिर से हमला करना चाहता था, खून भेड़िए ने एक बार फिर से दहाड़ लगाए। आओ! उसकी आंखें गहरे लाल से गहरे लाल रंग में बदल गईं और बहुत चमकदार चमकने लगीं। अंधेरे ने उसकी भयानकता को और बढ़ा दिया था। उसकी भूरी खाल लाल हो गई। वह प्राणी डरावना लग रहा था, लेकिन राघव को उसके बदलाव के साथ भी उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वह डैश को बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसमें सिर्फ 8 सेकंड बचे थे, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी उसकी छाती की तरफ मारी। धम! पहले ही टकराव ने राघव को यह समझा दिया कि खून भेड़िए के बदलाव से उसके शरीर में क्या बदलाव आया है। ऐसा लगा जैसे वह स्टील से टकरा रहा हो, लेकिन राघव नहीं रुका क्योंकि इस समय भी वह खून भेड़िए से बहुत ज्यादा तेज और मजबूत था और उसकी बढ़ी हुई गति से उसके मुक्के पहले से ज्यादा भारी हो गए थे। धम 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 धम! राघव एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका क्योंकि उसके मुक्कों ने खून भेड़िए को एक पुराने खिलौने की तरह इधर उधर फेंक दिया। छाती, चेहरा, पेट, बाईं पसली का क्षेत्र, दाहिनी पसली का क्षेत्र आदि। राघव की मुट्ठी खून भेड़िए के शरीर के चारों ओर नाच रही थी। 1 सेकंड। जैसे ही डैश 1 सेकंड पर पहुंचा, राघव ने अपनी बाईं बाह में पूरी ताक लगाई और पूरी ताक से घुमाया। धमाका! उसकी मुट्ठी खून भेड़िए के चेहरे पर जोर से लगी, जिससे उसके दांत 2 टुकड़ों में टूट गए और वह पीछे की ओर हवा में उड़ गया। खोपड़ी के टूटने जैसी आवाज आई क्योंकि उसके सिर में एक छोटे छेद से खून निकल रहा था। उसका शरीर फिर से जमीन पर गिर गया, लेकिन इस बार राघव उसके झांसे में नहीं आना चाहता था। वह जमीन पर पड़े उसके शरीर की ओर दौड़ा। धमाका! 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 अंधेरी रात में टकराव की आवाजें गूंज रही थीं। वापस मोहल्ले में पुलिस आ चुकी थी और एंगी उन्हें आवासीय क्षेत्र के पीछे के जंगल की दिशा में ले जा रही थी। एक एम्बुलेंस आ चुकी थी और उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। वह एक शादीशुदा जोड़ा था जो उस अपार्टमेंट में रहता था। खून भेड़िए ने उन दोनों के अंगों और शरीर के कुछ हिस्सों को काट दिया था, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मिश्रित नस्ल मिक्स्ड ब्लड्स के थे, लेकिन ये साफ था कि वे कमज़ोर थे। वे केवल इसलिए जीवित रहे क्योंकि मिश्रित नस्ल के लोग लंबे समय तक जीवित रहने के लिए काफ़ी हठी होते हैं, जब तक कि उनका सिर फट न जाए। आमतौर पर उन्हें उनके अंगों को फिर से उगाने में मदद करने के लिए एक उपचार गोली दी जाती, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के देर से आने के कारण वे पहले ही बहुत ज्यादा खून और ऊर्जा खो चुके थे, इसलिए उन्हें गोली देने से पहले कुछ स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को करना जरूरी था। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई। अपार्टमेंट के बाहर सबकी भीड़ ने ही खून भेड़िए का ध्यान खींचा था और उसे बाहर आने के लिए मजबूर किया था। पुलिस वाले काले बख्तरबंद सूट पहने हुए थे और उनके पास कुछ तकनीकी दिखने वाले हथियार थे। सूट में पूरे शरीर पर नीली लाइनें थीं जो रात के अंधेरे में चमक रही थीं जब वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने सिरों को ढंकने वाला एक साइंस फिक्शन जैसा हेलमेट पहन रखा था। वह आदमी तो अब तक मर चुका होगा, हम ये क्यों कर रहे हैं, और उसने मिश्रित नस्ल के जानवर को दूर भगा दिया, हमें वह कभी नहीं मिलेगा। एक पुरुष पुलिस वाले ने अपनी बात कही। वह मरा नहीं है, वह एक मिश्रित नस्ल का इंसान है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आसानी से नहीं मर सकता, एंगी ने असंतुष्ट चेहरे के साथ कहा और पतले शरीर वाले पुरुष पुलिस वाले को घूर कर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मिश्रित नस्ल का है, वह दूसरे स्तर का मिश्रित नस्ल का जानवर है। उसे केवल तीसरे स्तर का जुलू रैंक का मिश्रित नस्ल का इंसान ही हरा सकता है। क्या वह चौथे स्तर का है? तुम्हारे वर्णन से वह तो तुम्हारी ही उम्र का एक बच्चा है। वह निश्चित रूप से। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सामने वाले पुलिस वाले ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं आगे एक इंसान को महसूस कर सकता हूँ, लगभग हमारे 10 बजे से 78 मीटर दूर। यह एक महिला की आवाज़ थी। बाकी सभी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने उसे जानवर नहीं बल्कि इंसान कहते सुना था। इस समय वे पहले ही बिखरे हुए पेड़ों के जंगल से गुजर रहे थे। वह राघव ही होगा, एंगी ने मन ही मन प्रार्थना की, क्योंकि पुलिस वाले की बात सुनने के बाद वह डरने लगी थी। वह पहले ही बता सकती थी कि राघव जुलू रैंक का था, जिससे वह बहुत हैरान थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह तीसरे स्तर का होगा। विषय आ रहा है, मैं दोहराती हूँ, विषय आ रहा है। सामने वाली महिला के पास स्कैनर था जो उनके आसपास के माहौल को पढ़ रहा था। कुछ और मिनट तक दौड़ने के बाद वे आगे उनकी दिशा में आने वाली एक परछाई को देख सकते थे। कुछ और सेकंड में वे उस व्यक्ति के शरीर को साफ साफ देख सकते थे, जो एक किशोर लड़का था जिसके भूरे बाल गंदे थे और खून से सना हुआ नीला स्वेटर फटा हुआ था। राघव, एंगी ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। पुलिस वाले पहले उसे रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें पहले उसकी जांच करनी थी, लेकिन वह उनके लिए बहुत तेज थी। वह राघव से पहले पहुंची और उसे गले लगा लिया।
राघव की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति को गले लगाया था। उसकी बाहें उसकी पीठ के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसकी छाती से कसकर दबी हुई थी और उसका चेहरा उसकी गर्दन के किनारे से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था। गर्मी और उसके शरीर की सुगंध ऐसी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह उसके दिमाग में ऐसी बिजली भेज रहा था कि वह गले लगाना भूल गया और उस छोटे से पल के लिए उसका दिमाग दुनिया से कट गया। हे, क्या तुम ठीक हो? एंगी पीछे हटी और चिंता भरे चेहरे के साथ सवाल करते हुए उसके कंधों को पकड़ा। राघव आखिरकार अपने ख्यालों से बाहर आया और धीरे से सिर हिलाया। अरे लड़के, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? वही आदमी जो पहले बोल रहा था, उसने सवाल किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे सामने वाले पुलिस वालों में से एक ने मुक्का मारा। शिष्टता से बात करो, एक और स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उनमें से एक अपने सिर पर से हेलमेट हटाते हुए आगे बढ़ा। एक खूबसूरत स्त्री का चेहरा सामने आया। चीफ, तुमने मुझे क्यों मारा? वह आदमी दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसने अपनी छाती पकड़ रखी थी। चुप रहो, उसने राघव और एंगी की ओर बढ़ते हुए कहा। क्या तुम ठीक हो? उसने सवाल किया। राघव ने खूबसूरत महिला को देखा, जिसके लाल बाल थे और उसमें सफ़ेद लंटें थीं। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, या हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा? उसने फिर से सवाल किया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, राघव ने थोड़ा नाराज़ होकर जवाब दिया। ठीक है, मिश्रित नस्ल का जानवर कहाँ भाग गया? हमें दिशा बताओ ताकि हम उसका पीछा कर सकें। उसने मांग की। उन्हें लगा कि मिश्रित नस्ल का जानवर उनके आने का एहसास होने के बाद भाग गया होगा, क्योंकि मिश्रित नस्ल के जानवरों की इंद्रियां अच्छी होती हैं। भाग गया? राघव ने सवाल किया। हाँ, वह किस दिशा में गया? उसने अपना सवाल दोहराया। वह भागा नहीं, मैंने उसे मार दिया, राघव ने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया, जबकि उसने अपनी जेब में रखा स्टोरेज बटन निकाला। टैप, उसने उस पर 2 बार टैप किया और साथ ही उसके ऊपर दिखाई देने वाले होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के एक हिस्से पर भी टैप किया। जिंग, एक नीली रोशनी के साथ खून भेड़िए की क्षतिग्रस्त लाश दिखाई दी। क्या? हर कोई खून भेड़िए के शरीर को अविश्वास की नज़र से देख रहा था, जैसे उसने अभी अभी कोई बेतुकी बात कह दी हो। रात में 10 बजे के करीब सब कुछ सामान्य हो गया। एक नीली रोशनी के साथ रक्त भेड़िए का क्षत विक्षत शव सामने आ गया। क्या? सभी लोग आश्चर्य से रक्त भेड़िए के शव को घूर रहे थे। रक्त भेड़िए का सिर गर्दन से बस एक धागे जैसी लाल नस से लटका हुआ था। उसके पूरे शरीर पर मुट्ठी के आकार के छेद देखे जा सकते थे और उनसे अभी भी ताज़ा खून टपक रहा था। उसका चेहरा बहुत पिचका हुआ था। ये स्पष्ट था कि रक्त भेड़िए को मरने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था। सभी अभी भी राघव को आश्चर्य से घूर रहे थे। वह जरूर एक स्टेप 3 जुलू रैंक या शायद एक स्टेप 4 होगा। उन्होंने रक्त भेड़िए के शरीर को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। जो पुलिसकर्मी पहले बोल रहा था, वह उनके सामने सबूत देखकर पूरी तरह से चुप हो गया। हर रैंक के 4 स्टेप थे और अगली रैंक पर जाने से पहले उन स्टेप को पार करना जरूरी था। अभी राघव एक स्टेप 1 जुलू रैंक था, लेकिन इन पुलिसकर्मियों ने उसे स्टेप 3 मान लिया था। ये बात उन्हें सच में हैरान कर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि केवल हाई ग्रेड ब्लड लाइन वाले बच्चे ही इतनी जल्दी स्टेप 4 तक पहुंच पाएंगे और शहर का ये हिस्सा ज़्यादा ग्रामीण था। यहाँ पर हाई ग्रेड ब्लड लाइन वाला एक भी मिश्रित खून मिक्स्ड ब्लड मिलना नामुमकिन था। एंगी पूरे इलाके में सिर्फ सी ग्रेड थी। वह जुलू रैंक न होने के बावजूद भी रक्त भेड़िए से इसलिए लड़ पाई क्योंकि उसकी ब्लड लाइन की क्षमता गति से जुड़ी थी। जब एंगी पैदा हुई थी तब उसका एक सींग था, लेकिन बाद में उसका एक और सींग निकल आया और तब उसकी गति और भी तेज हो गई। वह जुलू रैंक मिश्रित खून भी नहीं थी, फिर भी उसकी गति राघव के करीब थी। उसके हाथ में वह उपकरण, महिला जो लीडर थी, उसने स्टोरेज बटन देखा। क्या तुम एकलॉन अकेडमी में पढ़ते हो? महिला ने पूछा। हाँ, कोई समस्या है क्या? राघव ने जवाब दिया और अपने मुंह से हल्की सी चिड़ की आवाज़ निकालते हुए भेड़िए के शरीर को वापस अपनी स्टोरेज डिवाइस में रख दिया। अब बात समझ में आए, उसने मन ही मन सोचा। एकलॉन अकेडमी हमेशा से मिश्रित खून को आगे बढ़ाने और हाई ग्रेड वाले लोगों को रखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती रही है। अगर ये शहर का कोई दूसरा स्कूल होता तो उसे अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन एकलॉन अकेडमी में सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली छात्र होने की बात कही जाती थी। उसे नहीं पता था कि राघव अभी सिर्फ एक ही जोड़ ग्रेड था। दूसरे अधिकारियों ने भी सोचा कि यह बात समझ में आ गई। मैं ऑफिसर बेटी हूं और ये मेरे साथी हैं। महिला ने आखिरकार अपना परिचय दिया और राघव से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। राघव ने उससे हाथ मिलाया और जाने के लिए मुड़ा। चलो एंगी, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। कृपया रुको, क्या तुम हमें निरीक्षण के लिए रक्त भेड़िए का शव दोगे? ऑफिसर बेटी ने पूछा। नहीं, राघव ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। एंगी उसके साथ साथ चल रही थी और बीच बीच में उसके चेहरे को घूर रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि राघव को लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं था और यह बात उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वह दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अभी न पूछने का फैसला किया।
कैसा घमंडी है, ये सब ऐसे ही होते हैं, एक आदमी ने राघव और एंगी को जाते हुए देखकर कहा। इस बात ने उन्हें और भी यकीन दिलाया कि राघव सचमुच एक लॉन अकेडमी का छात्र था, क्योंकि यह एक ऐसा स्कूल माना जाता था जहां घमंडी बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसने उसे खुद ही मारा है, ऑफिसर बेटी ने कहा। काश मैं भी इन औजारों का इस्तेमाल किए बिना इतना शक्तिशाली होता, एक आदमी ने असंतोष और प्रशंसा के साथ आह भरी और जाते हुए राघव को घूरता रहा। इन जीवों के साथ आजकल क्या हो रहा है, चीफ? मुझे आश्चर्य है कि वे अंदर कैसे आते रहते हैं, पतले फ्रेम वाले आदमी ने कहा। कोई नहीं जानता, मुख्यालय हमें काम करने और ठीक से जांच करने के लिए और सैनिक नहीं भेजेगा, क्योंकि यह जगह ज़्यादा स्थानीय है। साथ ही यह एमबीओ का काम होना चाहिए, लेकिन वे कमीने ऐसी चीज़ों के लिए आने की जहमत नहीं उठाएंगे। ऑफिसर बेटी ने एक सिगरेट निकाली और बोलते हुए उसे जलाया। पफ, उसके चेहरे की निराशा थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसने अपने मुंह और नाक से धुएं का एक छोटा सा बादल बाहर निकाला। चीफ, हम अभी भी ड्यूटी पर हैं, एक आदमी ने उसे याद दिलाया। चुप रहो, उसने कहा और सिगरेट को फर्श पर फेंक दिया। हमें अभी भी एक रिपोर्ट लिखनी है, इसलिए सैम, ब्रायन और मीका जाकर पड़ोसियों से घटना के बारे में पूछो। फ्रेड और रेन, इस इलाके की तलाशी लो, ऑफिसर बेटी ने उन लोगों को निर्देश दिए और राघव और एंगी की दिशा में चलने लगी। पुलिस बल एमबीओ से अलग था, उनके कर्तव्य अलग अलग थे। एमबीओ ब्लडलाइन से संबंधित किसी भी चीज से निपटता था, जबकि पुलिस बल सामान्य अपराधों से निपटने के लिए सुसज्जित था। इस इलाके में जो हुआ उसे एमबीओ द्वारा निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसियों ने एमबीओ को बुलाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यह समय की बर्बादी होती। एमबीओ शहर के इस हिस्से से नफरत करता था और जब एक लेवल 2 मिश्रित प्रजाति जैसे कमजोर राक्षस की बात आती थी तो वे इसे अनदेखा कर देते थे। उन्हें लगता था कि खुद को ऐसे कमजोर जीवों के साथ परेशान करना उनके लिए शर्म की बात थी। पुलिस बल के ज़्यादातर अधिकारी कम रैंक वाले मिश्रित खून थे, उनमें से बहुत से जुलू रैंक से आगे नहीं बढ़ पाए थे, जिसमें यहाँ आया हुआ झुंड भी शामिल था। उनमें से कुछ ने कभी भी अपनी ब्लडलाइन को तीसरे बिंदु से आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन उनके उपकरण और तकनीकी हथियार उसकी भरपाई करते थे। फिर भी पुलिस बल को इस वजह से कम माना जाता था और ज़्यादातर असफल मिश्रित खून एमबीओ में शामिल होने की कोशिश करने के बजाय इसमें जाने का फैसला करते थे। राघव और एंगी ने पड़ोस में वापस जाते समय घटना पर चर्चा की और राघव को एहसास हुआ कि यह पहली बार नहीं था कि ऐसा हो रहा था। ये कुछ समय से हो रहा था। कभी कभी मिश्रित प्रजातियां सीमा पार करने का रास्ता ढूंढ लेती थीं और शहर का ये हिस्सा हमेशा इससे परेशान रहता था। उसने ये भी बताया कि अतीत में इस क्षेत्र के निवासियों ने ऐसी घटनाओं में अपनी जान गंवाई थी। ये बात राघव को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ऐसी स्थिति कैसे हो रही थी, लेकिन आम जनता को इसके बारे में पता नहीं था। किसी भी समाचार चैनल द्वारा इसका प्रसारण कभी नहीं किया गया था, न ही किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। क्या उन्होंने अधिकारियों से शिकायत नहीं की? ऐसी स्थितियों को कैसे दबा दिया गया? राघव समझ नहीं पा रहा था कि स्थिति को कैसे और क्यों ठीक नहीं किया गया था। एंगी ने उसे समझाया कि यह स्थिति सिर्फ कभी कभी होती थी और क्योंकि मिश्रित प्रजातियां कभी भी शहर के किनारे से आगे नहीं जा पाईं, सरकार इस बात से ठीक थी। भले ही 1 या 2 लोग मर जाते थे, यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। राघव को हमेशा से पता था कि समाज खराब है, इसलिए वह इससे ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। बाद में वे पड़ोस में पहुंचे और जब पड़ोसियों ने देखा कि राघव ठीक था तो सब कुछ फिर से गड़बड़ हो गया। इस समय पड़ोस में 50 लोग उनकी इमारत के आसपास इकट्ठा हो गए थे। लोग राघव का शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने रक्त भेड़िए को दूर भगा दिया। जिस आदमी की जान राघव ने बचाई थी, वह रोते हुए राघव का शुक्रिया अदा कर रहा था। राघव इस तरह की स्थिति में नया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वह बस मुस्कुराया और उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी उम्र के बहुत से अन्य युवा उसके आसपास जमा हो गए और श्रद्धा से उसकी तारीफ की। होस्ट ने आकर्षण हासिल कर लिया है। राघव ने आखिरकार एक सूचना देखी जिसका वह पिछले 2 महीनों से इंतजार कर रहा था। वह इस समय कैसा महसूस कर रहा था, इसे व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन ये किसी भी तरह से कोई बुरा एहसास नहीं था। रात में 10 बजे के करीब सब कुछ सामान्य हो गया। पड़ोसियों को बाद में पता चला कि राघव ने ब्लडवॉल्फ को मार डाला था और वे इस बात से सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। ये सुनकर उन्होंने राघव को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। पुलिस ने घटना के बारे में लोगों से पूछताछ की, जिसमें राघव और एंगी भी शामिल थे। रात लगभग 11 बजे तक लोग अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं लौटे। उस रात राघव को एंगी के माता पिता ने रात के खाने पर बुलाया था। वह शुरू में मना करना चाहता था, लेकिन वह एंगी के आग्रह को मना नहीं कर सका। भले ही वह इसे परेशान करने वाला मानता था, लेकिन यह एक ऐसी आदत थी जिसकी वह अभी भी उसमें प्रशंसा करता था। ये पहली बार था जब राघव उनके अपार्टमेंट में गया था, इसलिए जाहिर है कि उसने लिविंग रूम में चारों ओर देखा। उसने देखा कि यह उसके अपार्टमेंट से आकार में अलग नहीं था। ये भी काफ़ी सामान्य था, उसके जैसा नहीं जिसमें बहुत सारे महंगे गैजेट और इस तरह की चीज़ें थीं।
भोजन कुछ ही समय में तैयार हो गया, जिसके लिए राघव आभारी था क्योंकि एंगी ने बात करना बंद नहीं किया था। वे डाइनिंग टेबल पर गए और एक छोटी सी पारिवारिक प्रार्थना के बाद भोजन करना शुरू कर दिया। ये सब अभी भी राघव के लिए बहुत नया था। उसे ये भी नहीं पता था कि भोजन से पहले पारिवारिक प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार ऐसा कब किया था। अपने चारों ओर सभी को खाते हुए देखकर एंगी, उसकी माँ, पिता और भाई राघव को एक अजीब सी लेकिन बुरी नहीं भावना हुई। वह भी इसमें शामिल हो गया। राघव, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों रहते हो? उनके पिता, जो कि एक बहुत ही खुले विचारों वाले व्यक्ति थे, ने रात के खाने के दौरान ये सवाल सबसे पहले पूछा। मेरे माता पिता नहीं हैं, राघव ने जवाब दिया और अपने मुंह में एक और चम्मच भोजन डाला। डाइनिंग एरिया में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन राघव परेशान नहीं लग रहा था क्योंकि वह अभी भी बिना किसी चिंता के अपना खाना खा रहा था। मुझे खेद है, एंगी के पिता ने चिंता के साथ कहा। उन सभी को आश्चर्य हुआ कि वह अकेले कैसे रह रहा था, वह एक अपार्टमेंट और रहने का खर्च कैसे वहन कर पा रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि वे उसकी निजता में और अधिक दखल दे सकते हैं, इसलिए कोई और सवाल नहीं पूछा गया। माफी की कोई जरूरत नहीं है, राघव ने अजीब माहौल को दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाया। क्या वह सच में परेशान नहीं है? एंगी ने थोड़ी देर के लिए राघव के चेहरे को देखा, फिर अपना ध्यान अपने भोजन पर केंद्रित करने के लिए नीचे देखा। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि राघव काफी दयनीय लग रहा था। कुछ ही मिनटों में रात का खाना खत्म हो गया, लेकिन एंगी के पिता अभी भी राघव से कुछ बात करना चाहते थे। राघव आधी रात के आसपास अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। पिछली रात की घटना ने दुनिया की प्रकृति के प्रति उसकी आंखें और खोल दीं। उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में लोगों को बचाने की कोशिश करता यदि सिस्टम ने उसे यह खोज क्वेस्ट नहीं दी होती, या यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली होता, तो क्या एमबीओ में शामिल होने के बाद वह भी ऐसी चीज़ों को अनदेखा करता। वह निश्चित रूप से जानता था कि वह एंगी की मदद करता, लेकिन दूसरों का क्या? राघव को लगा कि जब से उसने पॉल को मारा है, तब से उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। लोगों के प्रति जो मानवीय भावनाएं और विवेक वह महसूस करता था, वे धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। केवल 2 लोग थे जिनके प्रति वह ज्यादातर अपना सौम्य पक्ष दिखाता था, जो थे मिस एमी और बॉस डेंजो। साथ ही वह धीरे धीरे एंगी के प्रति भी नर्म होने लगा था। वह नहीं जानता था कि यह ऐसा ही जारी रहेगा या नहीं, लेकिन उसने ज्यादा न सोचने का फैसला किया था। वह समय के साथ सब कुछ समझ जाएगा। उसका मुख्य लक्ष्य अभी पर्याप्त शक्तिशाली बनना था ताकि कोई भी उसके भाग्य या उसके जीवन को नियंत्रित न कर सके। वह चाहता था कि उसका जीवन उस दिशा में जाए जिस दिशा में वह चाहता था। अगर कोई उसे परेशान करने वाला था, तो वह अब और नहीं छिपना चाहता था। उसने कसम खाई थी कि अतीत में उसने जो पीड़ाएं झेली थीं, उन्हें वह फिर कभी नहीं होने देगा। अगली सुबह राघव और एंगी फिर से साथ साथ स्कूल गए। एंगी ने उसके घर से निकलने का सही समय याद कर लिया था और हर सुबह उससे मिलना सुनिश्चित करती थी ताकि वे साथ में निकल सकें। एंगी ने देखा कि राघव कल की तुलना में उसे और अधिक आकर्षक लग रहा था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। उसे यह नहीं पता था कि वह अकेली नहीं थी जिसके मन में ऐसे विचार थे। यहाँ तक कि जब वे सड़कों से गुजर रहे थे, तो भी जो कोई भी राघव को देखता था, वह उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाता था। भले ही वे अपना चेहरा हटा लेते, वे उसके गुजर जाने के बाद भी गुप्त रूप से उसकी दिशा में देखते रहते थे। राघव एंगी की कंपनी का आनंद लेने लगा था, भले ही वह उसे अभी भी परेशान करने वाली लगती थी क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपना रास्ता बदल लेती थी। एक बार वह स्कूल देर से पहुंचा था क्योंकि उसने एक दादी से चोरी करने वाले जेबकतरे का पीछा करने का फैसला किया था। वह हमेशा मदद करना चाहती थी, भले ही उसकी जरूरत न हो। राघव की दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से फिर से शुरू हो गईं। किचन पहली जगह थी जहां वह उम्मीद के मुताबिक गया। उसके बाद कक्षाएं थीं। आज की कक्षाएं जीवन से रहित लग रही थीं क्योंकि उनमें से कोई भी मिस एमी की नहीं थी। राघव ने सामान्य कक्षाओं में रुचि खो दी थी, सिवाय विज्ञान के। उसे अभी भी विज्ञान दिलचस्प लगता था, खासकर जब से उसके मन में कुछ विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि दूसरे खाली कमरे को एक तरह की छोटी विज्ञान प्रयोगशाला में बदल दिया जाए। पिछली रात जब उसने ब्लडवॉल्फ को मारा था, तो उसने शरीर को वहीं रखा था। वह बाउंटीफुल रिवॉर्ड्स को याद करके मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसका दिमाग कल की घटनाओं पर वापस चला गया था। राघव ब्लडवॉल्फ के शरीर के सामने खड़ा था। उसकी मुट्ठियों से खून टपक रहा था और वह अभी भी उत्परिवर्तित बैल के रूप में था। ब्लडवॉल्फ ने ठीक होना बंद कर दिया था और वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मुझे पता था कि एक सीमा होगी। राघव ब्लडवॉल्फ के पुनर्जनन का अध्ययन कर रहा था क्योंकि उसके पास भी पुनर्जनन था। उसने अपने पुनर्जनन का परीक्षण करने के लिए पहले खुद को काट लिया था और देखा था कि उसके ऊर्जा बिंदुओं के आधार पर वह अनंत रूप से पुनर्जीवित हो सकता है। समस्या ये थी कि उसका पुनर्जनन धीमा था, जिसका मतलब था कि यदि उसे तेज गति से गंभीर चोटें मिल रही थी तो वह एक भयंकर लड़ाई में खुद को बनाए नहीं रख पाएगा।
वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पुनर्जनन अभी भी स्तर 3 पर था, जिसने उसे भविष्य के स्तरों के बारे में आशावादी बना दिया था जो तेज पुनर्जनन लाएगा। राघव आगे बढ़ा, अपने दाहिने पैर को जोर से उठाया और ब्लेडवॉल्फ की गर्दन पर जोर से मार दिया। बाम! स्लट! खून चारों दिशाओं में बिखर गया क्योंकि ब्लेडवॉल्फ का सिर उसकी गर्दन से लगभग पूरी तरह से उखड़ गया था। भले ही यह पूरी तरह से उखड़ नहीं गया था, भेड़िया पहले ही मर चुका था क्योंकि यह इससे पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। आपातकालीन खोज इमरजेंसी क्वेस्ट पूरी हुई। इनाम लेस देन 5000 EXP ग्रेटर दैन लेस देन सभी विशेषताओं में जोड़ 2 विशेषता अंक जोड़े गए ग्रेटर दैन लेस देन सभी कौशल और क्षमताओं के लिए स्तर बढ़ा ग्रेटर दैन लेस देन मनोरंजन क्षमता रिक्रिएशन एबिलिटी अब चालू है ग्रेटर दैन। होस्ट का स्तर बढ़ गया है। राघव पुरस्कारों से चकित था, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें जांच भी पाता, एक और सूचना सामने आई। लेस दैन आपने एक ब्लेडवॉल्फ मिक्सर ब्रीड को मार डाला ग्रेटर दैन लेस देन 5000 अतिरिक्त EXP ग्रेटर दैन। पिछली सूचना ने उसे सबसे ज्यादा चौंका दिया। एक और जानवर परिवर्तन रक्तरेखा 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन मिली। क्या होस्ट जानवर परिवर्तन रक्तरेखा में उत्परिवर्तित ब्लेडवॉल्फ परिवर्तन जोड़ना चाहता है? हाँ, नहीं। राघव ने देखा कि उसका पैर अभी भी खून और गंदी हालत में था। ब्लेडवॉल्फ की गर्दन बदल गई थी। उसने अपना पैर उठाया और आखिरी सिस्टम सूचनाएं गायब हो गईं। जब उसने अपना पैर वापस वहां रखा तो सिस्टम सूचना फिर से दिखाई दी। इसका मतलब है कि मैं पॉल से एकत्र की गई जानवर रक्तरेखा में मिक्स ब्रीड्स भी जोड़ सकता हूं। राघव उस समय ये जानकर बहुत उत्साहित था। हाँ, उसने जल्दी से अपने मन में कहा। उत्परिवर्तित ब्लेडवॉल्फ निकाल रहा है। लेस देन निष्कर्षण प्रक्रिया 1% ग्रेटर दैन लेस देन निष्कर्षण प्रक्रिया 50% ग्रेटर दैन। राघव ने देखा कि बार 100% तक पहुंचने तक ऊपर गया। उत्परिवर्तित ब्लेडवॉल्फ को जानवर परिवर्तन रक्तरेखा में सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। पूरा होने के बाद उसने ब्लेडवॉल्फ के शव को अपने भंडारण उपकरण में रखा और वापस जाने लगा। अपनी जानवर परिवर्तन रक्तरेखा में मिक्सर ब्रीड्स जोड़ने में सक्षम होने के बारे में पता चलने से राघव के शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने पिछली रात मिक्सर ब्रीड्स पर व्यापक शोध किया था और अब उसके मन में एक और लक्ष्य था। ये पड़ोस वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। राघव ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ सोचा। यह मोहल्ला तो मेरे लिए वरदान साबित हो सकता है, राघव ने चौड़ी मुस्कान के साथ सोचा। शाम को राघव हमेशा की तरह मिस एमी के ऑफिस की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे कई छात्रों से घूरना पड़ा, जैसा कि हमेशा होता था, लेकिन इस बार उनकी नज़रें कुछ अलग थीं। लड़कियां उसे अवचेतन मन से चाहत भरी नज़रों से देख रही थीं, जबकि लड़के थोड़ी ईर्ष्या से देख रहे थे। हर कोई सोच रहा था, आज ये इतना आकर्षक क्यों लग रहा है। राघव को पता नहीं था, लेकिन उसका चलने का तरीका, ध्यान से देखने का अंदाज, बेफिक्री भरा भाव, हर हरकत में एक तरह का आकर्षण आ गया था, जिसने दूसरों को उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। उसकी चाल अब बहुत ही शानदार थी। उसके गंदे सुनहरे बालों में एक खास चमक थी और वो बहुत मुलायम लग रहे थे। बाल करीने से पीछे की तरफ बंधे थे और कुछ लंटें चेहरे पर आ रही थीं। पहले राघव के बाल कंधे तक लंबे थे, लेकिन आज सुबह उसने उन्हें इस तरह से बांधने का फैसला किया था। राघव एक लड़की के पास से गुजरा जिसके चिकने काले और लंबे बाल थे। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उसे गुड़िया समझा जा सकता था। उसकी त्वचा हल्की सफ़ेद थी और चेहरा दिल के आकार का था, जिसकी नाक नुकीली थी। उसका रूप रंग एकदम परफेक्ट था। वह लगभग 5 फीट 4 इंचेस की थी और उसकी शरीर की बनावट पहली नज़र में ही पूरी तरह से विकसित लग रही थी। अरे, वह राघव को देखने के लिए मुड़ी, जो अभी उसके पास से गुजरा था। उसकी शान देखकर वह कुछ पल के लिए दंग रह गई, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई। मुझे क्या हो गया है? मैंने तो इसे पहले ही मना कर दिया था। उसने अपने होंठ भींचे और जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ मुड़ गई। लेकिन क्या इसने मुझे देखा तक नहीं? इसने तो एक नज़र भी नहीं डाली। वह राघव की तरफ मुड़कर देखने लगी, जो किसी को देखे बिना आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं होता कि यह फालतू इंसान मुझे एक बार भी नहीं देखेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, वह राघव को देखने के लिए मुड़ती रही, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। राघव ने पलटकर नहीं देखा। उसे यह अजीब लगा और वह कुछ सेकंड तक राघव की पीठ को देखती रही। तभी एक तेज आवाज़ सुनाई दी। अरे याहिको, भूरे बालों वाली एक छात्रा ने आगे से हाथ हिलाते हुए पुकारा। मैं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और दूसरी छात्रा की तरफ बढ़ने लगी। क्या देख रही थी? दूसरी छात्रा ने याहिको की अजीब हरकत देखकर पूछा। कुछ नहीं मारा, चलो अखाड़े चलते हैं, याहिको ने जवाब दिया और सीधे आगे देखने लगी। ठीक है, याद है ना कि तुम्हें अभी उस मासूबा से लड़ना है और तुम्हें उसे हराना ही होगा, वरना तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा, मारा ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मैं बेवकूफ़ों को डेट नहीं करती, खास तौर पर उसको जो एफ ग्रेड से हार गया था, याहिको ने घृणा के साथ कहा। मुझे अब भी हैरानी है कि वह एफ ग्रेड कौन है।
कहते हैं कि उसकी शारीरिक ताकत एक सामान्य मिक्स्ड ब्लड से ज़्यादा है और वह मासुबा को 1 सेकंड में हराने में कामयाब रहा। बस दिक्कत यह है कि वह हमेशा सबसे आखिरी मंजिल पर रहता है और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, इसलिए यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह सच है या नहीं, मारा ने उत्सुकता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि एक बी ग्रेड, एफ ग्रेड से हार गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी उस इंसान से हार जाऊंगी? याहिको ने मारा से पूछा। बेशक नहीं, चाहे उसके पास कितनी ही ज्यादा शारीरिक ताकत क्यों न हो, लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती। मुझे यकीन है कि तुम जीतोगी, मारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मासूबा कलंक है, फिर भी इतना इतराता है और मुझसे डेट पर जाने की हिम्मत करता है। मैं आज उसे जरूर कुचल दूंगी, याहिको ने घृणा से कहा। कुछ मिनट बाद राघव मिस एमी के ऑफिस पहुंचा। वह रास्ते में सोच रहा था कि लड़ाई में एटॉमिक मैनिपुलेशन ब्लडलाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए वह अपने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वह जानता था कि वह याहिको के पास से गुजरा था, जिसे पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। साथ ही वही लड़की जिसने 3 साल पहले उसे दुखी किया था, लेकिन वह अपने ख्यालों में इतना मशगूल था कि उसे उसकी तरफ देखने की भी परवाह नहीं थी। याहिको हैरान थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राघव उसे देखे और श्रद्धा भरी नज़रों से न देखे। उसकी आंखें तब तक प्रशंसा से भरी रहती थीं जब तक कि वह उसकी नज़रों से ओझल न हो जाए। उसे ये थोड़ा परेशान करने वाला लगता था, लेकिन उसे पूजी जाना पसंद था, इसलिए वह मन ही मन मुस्कुराती रहती थी और राघव को पूरी तरह से अनदेखा करती थी। उसे उम्मीद थी कि आज भी ऐसा ही होगा। इसके बाद मिस एमी और राघव अखाड़े की तरफ चले गए। अखाड़े पहुंचने के 2 घंटे बाद राघव दिन की ट्रेनिंग खत्म करने ही वाला था। उसने पहले ही मिस एमी के साथ मुकाबला किया था, जिसमें वह हार गया था। मिस एमी राघव को ट्रेनिंग देते समय हमेशा बेरहम होती थी और राघव की स्पीड उनकी स्पीड के आगे कुछ भी नहीं थी। अगर वह स्प्रिंट का इस्तेमाल भी करता तो भी वह मिस एमी को छू भी नहीं पाता। उसे लगातार लात और मुक्कों की मार पड़ती थी, जिससे उसे लगता था कि एक चलती हुई ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी हो। उसे हराने के बाद मिस एमी कहती थी, मैं अपनी पूरी ताकत का 20% भी इस्तेमाल नहीं कर रही, तुम कमज़ोर हो। राघव हमेशा उनकी ताकत से हैरान रहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि राघव ने मिस एमी को अपनी ब्लडलाइन की क्षमता का इस्तेमाल करते कभी नहीं देखा था। जब भी वे मुकाबला करते थे, वह उसके हमलों से ऐसे बचती थीं जैसे कि वह उनकी भविष्यवाणी कर सकती हों। वह सिर्फ राघव को मुकाबला करने की ट्रेनिंग देती थी, लेकिन वह उसे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने देती थी, जिन्हें वह अब तक समझ नहीं पाई थी। राघव सिर्फ 1 घंटे के लिए मिस एमी के साथ मुकाबला करता था और बाकी समय अकेले ट्रेनिंग करता था। वह इस समय एक रोबोट जैसी मशीन पर हमला कर रहा था। यह उसी तरह का युद्ध एंड्रॉयड था जैसा कि 3 महीने पहले इंस्पेक्टरों के आने पर एंड्रिक ने लड़ा था। वह बार बार डिसइंटीग्रेशन विघटन क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। वह इसे लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहता था, लेकिन यह नामुमकिन साबित हो रहा था। ये वह क्षमता थी जो उसे बेन से मिली ब्लडलाइन से जुड़ी थी। जिस दिन उसने इस क्षमता को निकाला, उसे पता चला कि यह बहुत धीमी है और लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए व्यवहारिक नहीं है। यह एक बहुत अच्छी क्षमता थी, लेकिन धीमी थी। जिस दिन उसने पॉल को मारा था, उसने इस क्षमता का इस्तेमाल कर अरबों की संख्या में होंगजो और बेन की मस्तिष्क कोशिकाओं को विघटित कर दिया था। ये क्षमता किसी भी चीज़ को जिसके संपर्क में आती थी, गायब कर देती थी। राघव बार बार इसका परीक्षण कर रहा था। यह एक परमाणु स्तर पर चीज़ों को विघटित करने में बहुत धीमी थी, लेकिन राघव ने सिर्फ मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे ये तेज़ हो गया था। जब उसने किसी बड़ी चीज़ को विघटित करने की कोशिश की तो उसे पूरी तरह से गायब करने में समय लगता था। धम धम धम, राघव के हाथ से एक दूधिया रोशनी निकली जो केवल उसे दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी हथेली ने 2 मीटर लंबे एंड्रॉयड पर प्रहार किया। यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन जब भी वह इसके किसी हिस्से पर हमला करता तो वह हिस्सा थोड़ा कम हो जाता। वह थोड़ा दब जाता था, लेकिन यह उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि विघटन क्षमता की वजह से था। राघव नीचे झुका और एंड्रॉयड की बाईं भुजा से बचते हुए अपनी हथेली को उसकी तरफ घुमाया। धम, फिर से संपर्क हुआ। इस बार धातु के एंड्रॉयड का बायां हिस्सा 1 इंच अंदर धंस गया। ये बेहतर हो रहा है, लेकिन राघव सोच में डूबा था और दूसरा हमला करने ही वाला था जब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। उसने अपना हमला रोक दिया और पीछे हट गया। स्लीप मोड चालू करो, राघव ने कहा। स्लीप मोड में जा रहा है। एक रोबोट जैसी आवाज़ सुनाई दी और एंड्रॉयड बंद हो गया। यहाँ, हाँ, यह अखाड़ा है, बस उसे बाहर बुलाओ। तुम बुलाओ, क्या तुम इसलिए नहीं आए हो? राघव को बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ युवा लड़कों और लड़कियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो आपस में बहस कर रहे थे। लगता है कि उनमें आखिर हिम्मत आ ही गई। राघव मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा।
और पैसे लेने का समय आ गया है। राघव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी जैसे ही वह अखाड़े के दरवाजे पर पहुंचा और उसे बगल में खिसका दिया। लगता है आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटा ही ली। राघव मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। और मुआवजा लेने का समय आ गया। राघव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी जैसे ही वह अखाड़े के दरवाजे पर पहुंचा और उसे एक तरफ सरका दिया। जैसे ही राघव ने लकड़ी के दरवाजे खोले, उसकी नज़रों के सामने 2 लड़के और 2 लड़कियां आईं। वे उसी की तरह किशोर लग रहे थे और वह उनमें से 2 के चेहरे पहचान सकता था। 2 लड़के उन्हीं छात्रों में से थे जिन्होंने उसे और ऑरोरा को मसूबुआ के साथ लड़ते देखा था। बाकी 2 लड़कियां उसके लिए अनजान थीं। उन्हें राघव को देखते ही चारों ने आपस में बहस करना बंद कर दिया। क्या वह यही है? दाहिनी तरफ की काली और बैंगनी बालों वाली लड़की ने एक लड़के से सवाल किया। हाँ, ये वही है, एक मोटे दिखने वाले लड़के ने जवाब दिया। क्या, ये तो बहुत छोटा और कमज़ोर लग रहा है, भूरे बालों वाली दूसरी लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनकर दोनों लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए। मुझे लगा था कोई ज्यादा डराने वाला होगा, काली और बैंगनी बालों वाली लड़की ने फिर कहा। ये तो किसी सुंदर लड़के जैसा लगता है, मसूबुआ इस कमज़ोर दिखने वाले से कैसे हार सकता है, भूरे बालों वाली दूसरी लड़की ने फिर से कहा। वे दोनों ऐसे बात कर रही थीं मानो राघव उनके सामने खड़ा ही न हो। लड़कियों की बातें सुनकर लड़कों के चेहरे फिर से पीले पड़ गए। वे डर के मारे राघव की तरफ घूर रहे थे। हैरानी की बात थी कि राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह लड़कियों को ऐसे घूर रहा था मानो वे कोई सर्कस में जोकर का खेल कर रही हों। वह यहीं खड़ा है, तुम जानती हो। मोटे लड़के से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आखिरकार बोल ही दिया क्योंकि उसे डर था कि राघव स्थिति को गलत समझ सकता है। वह नहीं चाहता था कि राघव सोचे कि वह भी उनका अपमान करने वालों में से एक था। क्या तुम मुझसे डरे हुए हो? भूरे बालों वाली लड़की ने घृणा की नज़र से पूछा। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ काम की बात नहीं है तो मैं अपनी ट्रेनिंग पर वापस जा रहा हूँ। मेरे पास अपना समय बर्बाद करने से ज़्यादा ज़रूरी काम है, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे सर्कस का खेल देखूं। तुम दोनों अपने सर्कस के बंदरों को यहाँ से ले जाओ, राघव ने दोनों लड़कों से कहा और अखाड़े में फिर से जाने के लिए मुड़ गया। क्या इसने हमें? इसकी हिम्मत कैसे हुई? भूरे बालों वाली लड़की तुरंत गुस्से में आ गई और राघव के पास जाना चाहती थी, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे खींचकर वापस रोक लिया। नियम याद हैं? बैंगनी और काली बालों वाली लड़की ने याद दिलाते हुए पूछा। जब भूरे बालों वाली लड़की ने यह सुना तो वह शांत हो गई। नियमों में से एक ये था कि अखाड़े के परिसर के अंदर लड़ाई करना मना था। लड़ाई केवल द्वंद्व के जरिए ही हो सकती थी और इसका पालन न करने पर स्थायी रूप से अखाड़े से बाहर कर दिया जाता था। चिंता मत करो, सीनियर युहिको हमारे लिए उसका ख्याल रखेगी, बैंगनी बालों वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए दूसरी लड़की के कान में फुसफुसाया। राघव ने जो कहा था वह सुन लिया था, भले ही वह पहले ही दरवाज़ा बंद करने वाला था। उसकी इंद्रियों के मजबूत होने से वह छोटी से छोटी फुसफुसाहट भी सुन सकता था, बशर्ते वे पता लगाने की सीमा के भीतर हों। कृपया रुको, राघव के दरवाजे बंद करने से पहले लड़कों ने उसे बुलाया। क्या है? राघव ने अपना सिर एक तरफ घुमाकर पूछा। मसूबुआ आपको युहिको के साथ उनका द्वंद्व देखने के लिए दूसरी मंजिल पर बुलाना चाहते हैं, मोटे लड़के ने जवाब दिया। युहिको भी आपको द्वंद्व देखने के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं, बैंगनी और काली बालों वाली लड़की ने कहा। क्या तुम सब इसीलिए यहाँ आए हो? राघव ने पूछा। हाँ, चारों ने सिर हिलाया। कोई रुचि नहीं, राघव ने जवाब देकर वापस मुड़ गया। क्या? दोनों लड़कियां हैरान थीं कि राघव ने उन्हें मना कर दिया, भले ही उन्होंने उस व्यक्ति का नाम सुना था जिसने उसे आमंत्रित किया था। अखाड़े में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता था कि उसने अखाड़े की सबसे सुंदर और शक्तिशाली लड़की के बारे में नहीं सुना था। लड़के हैरान नहीं थे क्योंकि वे पहले से ही इस ठंडे रवैये के आदी थे, क्योंकि राघव ने उनकी दोस्ती को कई बार ठुकराया था। कृपया सीनियर राघव, मसूबुआ चाहते हैं कि आप जरूर आएं, चश्मा पहने हुए दूसरे लड़के ने कहा। ओह, ये सुनकर राघव की रुचि जगी। क्या ऐसा है? वह सवाल करते हुए फिर से अखाड़े से बाहर आया। लड़कों ने सहमति में सिर हिलाया। यह अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ जाने का फैसला करूं, इन बदतमीज लड़कियों को माफ़ी मांगनी होगी, राघव ने मांग की। क्या मैं इस? भूरे बालों वाली लड़की अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही राघव ने उसे टोक दिया। ठीक है, हमारी बात खत्म हुई। राघव एक बार फिर अंदर जाने के लिए मुड़ गया। आह, कृपया रुको, लड़कों ने उसे बुलाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह अंदर चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसके अंदर जाने के बाद ही भूरे बालों वाली लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम जानती हो कि जब सीनियर युहिको को हमारे उसे लाने में नाकाम होने की वजह पता चलेगी तो वह तुम्हारा क्या हाल करेगी, बैंगनी और काली बालों वाली लड़की ने आह भरकर कहा। यहाँ तक कि लड़के भी उदास थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे नाकाम रहे तो मसूबुआ उन्हें सजा देगा। भूरे बालों वाली लड़की के चेहरे पर डर था। इससे पहले कि वह बोली, चलो उसे बाहर बुलाते हैं ताकि हम माफ़ी मांग सकें। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और चारा है।
इसके बाद वे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। कुछ सेकंड बाद राघव फिर से जवाब देने आया। इस बार उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिख रही थी और उसने मांग की कि इस बार लड़कियां घुटनों पर बैठकर माफी मांगें। आप ऐसा कैसे? भूरे बालों वाली लड़की फिर से कुछ कहने वाली थी जब राघव ने उसे रोक दिया। तो मैं वापस अंदर जा रहा हूँ, वह फिर से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इस बार बैंगनी बालों वाली लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने घुटनों के बल बैठकर भूरे बालों वाली लड़की को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। हालांकि उनके चेहरों पर अनिच्छा के भाव थे, लेकिन वे माफी मांगने लगे। ये देखकर राघव मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका बाहरी भाव अभी भी वही था। तो चलो, अंतिम से दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा स्टेज जो राघव और ऑरोरा के पहले द्वंद्व के जैसा था, इस मंजिल के उत्तर पश्चिम कोने में रखा गया था। इस स्टेज के चारों ओर युवा लड़के लड़कियों का एक समूह इकट्ठा था। वे लगभग 20 थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी का, या इस मामले में किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। इनमें से 2 लोग मसुबुआ और युहिको थे। मसुबुआ स्टेज के बाईं ओर था जबकि युहिको दाईं ओर थी। वही निरीक्षक जो राघव और ऑरोरा की लड़ाई में रेफरी की भूमिका निभा रहे थे, वे भी मौजूद थे और द्वंद्व शुरू होने से पहले वे सभी उसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। युहिको के चेहरे पर झुंझलाहट का भाव था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैं इस बेवकूफ़ को इस तरह से घूरते हुए नहीं देख सकती। मैं जितनी जल्दी हो सके उसके चेहरे पर कदम रखना चाहती हूँ, उसने अपने मन में सोचा, क्योंकि वह मसुबुआ को घूर रही थी जो उससे नज़रों का आदान प्रदान कर रहा था। मसुबुआ युहिको को एक ललक भरी नज़र से घूर रहा था। वह उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वह एक पवित्र प्राणी हो, एक देवी जो धरती पर मौजूद नहीं होनी चाहिए, और सच में युहिको वैसी ही लग रही थी। वह अवास्तविक रूप से सुंदर थी। बस इस बेवकूफ़ को देखो, उसके मुंह से लगभग लार टपक रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह आदमी मुझे घूरता था। एक तस्वीर उसके दिमाग में आई, लेकिन वह काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि एक और तस्वीर पहली तस्वीर के साथ मिल गई। क्या था वह? वह अपनी सोच पूरी नहीं कर पाई जब आसपास से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई दीं। वह आ गया। क्या वह यही है? वाह, ये तो काफ़ी कमज़ोर दिखता है। मसुबुआ उससे कैसे हार सकता है? लेकिन वह बहुत सुंदर भी दिखता है। ही। सभी पांचों के समूह को देखने के लिए मुड़े जो अभी अभी पहुंचे थे। बीच में जो व्यक्ति था वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। युहिको ने आते हुए समूह को घूरा, उसके चेहरे पर सदमे का भाव साफ दिख रहा था। ये वही कैसे हो सकता है? युहिको ने करीब आते हुए समूह को चौंकाने वाले भाव के साथ घूर कर देखा। वह कैसे हो सकता है? युहिको ने बीच में आते हुए सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके लिए एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि गुस्ताव उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन पहले की तरह उसके चेहरे पर अब कोई प्यार या पूजा का भाव नहीं था। सच कहूं तो उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। वह उसके चेहरे से उसके विचारों को पढ़ नहीं पाए। वह उसे देखकर खुश था या दुखी, उत्साहित था या गुस्सा, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे पहले कभी देखा ही न हो, जिससे वह हक्की बक्की रह गई। हे गुस्ताव, इधर आओ, मासुबा ने गुस्ताव को बुलाते हुए हाथ हिलाया। इससे गुस्ताव की पहचान की पुष्टि हो गई, जिस पर युहिको अपने मन में सवाल उठा रही थी। गुस्ताव भीड़ की घूरती नज़रों और बातों को अनदेखा करते हुए बाईं ओर चला गया। तुम्हारे द्वंद्व में शामिल होने का मेरा मुआवजा 20,000 है। मासुबा के पास पहुंचते ही गुस्ताव ने तुरंत अपनी बात कही। ये सुनकर मासुबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब ठीक है, उसने जवाब देने के बाद सिर हिलाया। और हर 2 मिनट जो मैं यहाँ बिताऊंगा, ये राशि 5,000 बढ़ जाएगी, गुस्ताव ने आगे कहा। मासुबा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, लेकिन 1 सेकंड के बाद उसने हार मानकर सिर हिला दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे लड़ते समय अपना समय लोगे, हालांकि मुझे इसमें संदेह है, गुस्ताव ने मन ही मन कहा। क्या ये वही इंसान है जिससे तुम हारे थे, मासुबा? युहिको के बगल में खड़ी एक लड़की ने घृणा की नज़र से सवाल किया। हाँ, ये गुस्ताव है, मासुबा ने युहिको और उसके बगल की लड़की दोनों से गुस्ताव का परिचय कराया। उसे पता नहीं था कि वे पहले से ही गुस्ताव को जानते थे। हा, ये सच में मज़ेदार है। तुम एक कचरे से हार गए और तुम्हें लगता है कि तुम युहिको को हरा सकते हो। तुम ज़रूर सपना देख रहे हो। युहिको के बगल में खड़ी भूरे बालों वाली लड़की ने गुस्ताव को ऐसे घूर कर देखा जैसे वह कोई धोखेबाज हो। गुस्ताव ने बिना किसी परवाह के जवाब में उसे घूरा। वह तो बस एक बेकार सा आदमी है जिसे सिर्फ ब्लडलाइन बढ़ाने वाली ड्रग्स लेना आता है। वह यहाँ है ही क्यों? उसने फिर से अपनी बात कही। जो सवाल उसने पूछा वही युहिको भी सोच रही थी, वह यहाँ कैसे है? उसे आखिरी मंजिल तक पहुँचने की अनुमति कैसे मिली? लड़की की बात सुनकर मासुबा अवाक रह गया। उसने गुस्ताव की तरफ मुड़कर देखा, फिर वापस लड़कियों की तरफ देखा। ब्लडलाइन बढ़ाने वाली ड्रग्स, ये बात समझ में आती है। एक F ग्रेड के B ग्रेड को हराने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो मासुबा बस अन्याय से हार गया। ये सुनकर पास के छात्र आपस में बात करने लगे। मासुबा को पहले ही एहसास हो गया था कि वे लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे।
जगह में हलचल मचते देख एक पर्यवेक्षक ने आखिरकार बात की। गुस्ताव ने मासुबा के साथ द्वंद्व निष्पक्ष रूप से जीता। किसी ईमानदार इंसान की जीत को बदनाम मत करो, पर्यवेक्षक बोला ने खुलासा किया। वह एक पर्यवेक्षक था, इसलिए वह इतना तो जानता ही था। यदि कोई व्यक्ति ब्लडलाइन बढ़ाने वाली ड्रग्स का उपयोग करता है तो वह पहली नज़र में ही बता सकता था। उसके इस खुलासे से जगह शांत हो गई। कोई भी पर्यवेक्षक बोला के बजाय उस लड़की पर विश्वास नहीं करेगा। उनमें से कुछ ने तो उसे अजीब नज़रों से देखना भी शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वह क्या हासिल करना चाहती है। अगर वह कचरा है तो सभी को कचरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह यहाँ सभी को हरा देगा, मासुबा हंसते हुए बोला, जिससे हर कोई फिर से अवाक रह गया। उन्होंने उसकी बात के बारे में सोचा और महसूस किया कि उनमें से ज़्यादातर लोग मासुबा को भी नहीं हरा सकते थे। यहाँ सबसे मजबूत दर्शक केवल उसके साथ बराबरी कर पाएगा, इसलिए उसकी बात का मतलब तो बनता है, लेकिन फिर भी उनके दिलों में अनिच्छा थी। भूरे बालों वाली लड़की ने झुंझलाहट में अपने दांत पीसे, युहिको हमारी योजना याद रखो। अब जब हमें पता चल गया है कि एफ ग्रेड कौन है तो योजना को दोगुनी तीव्रता से अंजाम देना होगा, उसने युहिको के कान में फुसफुसाया। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कीरा। उसके चेहरे पर वह भाव मुझे बहुत परेशान कर रहा है, युहिको ने गुस्ताव को देखते हुए कहा, जिसने दूसरों के बोलते समय खुद का बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। गुस्ताव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जीतूंगा? मासुबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिस तरह से वह बात कर रहा था उससे लग रहा था कि उसने गुस्ताव को पहले ही अपना दोस्त मान लिया है। नहीं, तुम हारोगे, गुस्ताव ने सीधे जवाब दिया। ये सुनकर मासुबा को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में गोली लगी हो, लेकिन उसने पीछे हटने का मन नहीं बनाया। अब द्वंद्व के प्रतिभागियों को मंच पर चढ़ने दो, पर्यवेक्षक सैमसोना ने मंच की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर युहिको और मासुबा मंच पर चढ़ गए। मासुबा मुस्कुराया क्योंकि वह युहिको के सामने खड़ा था। ये सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो जब तुम एक कचरे से पिट गए। जैसा कि कीरा ने कहा, तुम भ्रम में हो, युहिको ने एक गहरी नज़र के साथ कहा। तुम अभी भी उसे ऐसे बुला रही हो? तसिक, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा हश्र मेरे जैसा नहीं होगा, मासुबा ने बोलते हुए अफसोस में सिर हिलाया। पर्यवेक्षक सैमसुना ने पूछा कि क्या दोनों पक्ष तैयार हैं, जिस पर उन्होंने सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दी। द्वंद्व शुरू हो, उसने कहा। या इशारा मिलते ही मासुबा तुरंत युहिको की ओर लपका। अचानक उसके पूरे शरीर पर काली परतें दिखाई देने लगी क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ा, जबकि युहिको ने जवाब में अपने सिर से एक बाल निकाला और उसे आगे बढ़ाया। स्वी, मासुबा ने इस समय युहिको की ओर अपनी हथेली बढ़ाई। युहिको ने जो बालों की लट बढ़ाई थी वह अचानक एक बेसबॉल बैट में बदल गई, जिसे उसने आने वाले हाथ की ओर घुमाया। बाम! बैट जोर से मासुबा की दाहिनी बांह से टकराया, लेकिन संपर्क होते ही टुकड़ों में टूट गया। मासुबा मुस्कुराया क्योंकि उसकी बांह युहिको की ओर बढ़ती रही। ज्वी, युहिको अपनी बांह से बचने के लिए नीचे झुक गई और अपने दाहिने हाथ को बाहर की ओर धकेलते हुए मासुबा के दाहिने हिस्से पर दे मारा। बाम! संपर्क तो हुआ लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यह मासुबा की ब्लडलाइन की वजह से था, जिसने उसे सुरक्षात्मक परत दी थी, जिसने उसे तेज और मजबूत भी बना दिया था। गुस्ताव के साथ अपनी पिछली लड़ाई में उसे अपनी क्षमता को सक्रिय करने का मौका भी नहीं मिला था, इससे पहले कि वह हार गया था। मासुबा मुस्कुराया, मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, उसने युहिको की बांह से मिलने के लिए अपना दाहिना पैर ऊपर उठाते हुए कहा। बाम! उसके दाहिने पैर ने उसकी बांह को दूर कर दिया। वह एक और हमले के साथ आगे बढ़ने ही वाला था जब उसे अचानक भारीपन महसूस हुआ। डूम! वह एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया के साथ अपने घुटनों पर जमीन पर गिर गया। गैस! क्या उसके कपड़े एक मेटल वेट जैकेट में बदल गए हैं? भीड़ में से किसी ने आवाज़ लगाई। तभी मासुबा ने देखा कि उसके ऊपरी कपड़े अब एक जैकेट के रूप में काले और धातु के हो गए थे। युहिको ने अपनी क्षमता का उपयोग करके पहले संपर्क करने पर उसके कपड़ों को इस रूप में बदल दिया था। यह उसके लिए जितना वह संभाल सकता था उससे ज़्यादा भारी था, जिसने उसकी गतिशीलता को प्रभावित किया। वह उसे खुद से उतारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसने देखा कि एक धातु का बैट उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था, जबकि वह अभी भी अपनी घुटने की स्थिति में था। बाम! धातु का बैट सीधे उसके चेहरे के बाईं ओर टकराया, जिससे उसकी नाक और उसके कई दांत टूट गए। मासुबा जमीन पर गिर गया जबकि उसके दांतों के टूटे हुए टुकड़े बाहर निकल रहे थे। बैट को युहिको ने पकड़ रखा था। मासुबा का बायां चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी आंख सूज गई थी और एक पांडा की तरह काली दिख रही थी, लेकिन वह अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फॉर्म 2, उसने अपने मन में पुकारा क्योंकि उसके शरीर पर परतों की संख्या अचानक बढ़ गई थी और हर एक पहले से ज़्यादा छोटी हो गई थी। उसने धातु की जैकेट को पकड़ा, उसे फाड़कर एक तरफ फेंक दिया और जोर से ऊपर उछला। तुम्हें बस नीचे ही रहना चाहिए था। जैसे ही वह ऊपर उछला, एक नर्म स्त्री आवाज़ उसके कानों में पहुंची। युहिको ने एक कंकड़ पकड़ रखा था जिसे वह ऊपर उठा रही थी। मासुबा ने तय कर लिया था कि वह उसे जो भी योजना बना रही थी उसे करने का मौका नहीं देगा और वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसने कंकड़ को उसकी ओर फेंक दिया। स्वी!
ये किस तरह का बेवकूफ़ी भरा मजाक है। मासुबा मुस्कुराया क्योंकि वह हवा में उसकी ओर उड़ते हुए कंकड़ को देखते हुए आगे बढ़ गया। अचानक उसकी मुस्कान विकृत होने लगी। पहले मुस्कान से भ्रम की नज़र में, फिर भय में बदल गई क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने कंकड़ उसकी ओर बढ़ते हुए आकार में बढ़ रहा था। मासुबा किनारे से हटना चाहता था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कंकड़ पहले ही एक विशाल चट्टान में बदल गया था जिसने उसकी पूरी दृष्टि रेखा को ढंक दिया था। बाम! चट्टान मासुबा से टकराए और बिना गति कम किए आगे बढ़ती रही जब तक कि उसने उसे मंच से नीचे नहीं गिरा दिया। इस द्वंद्व को युहिको ने जीता, पर्यवेक्षक सैमसुना चिल्लाया। पर्यवेक्षक बोला, पहले ही चट्टान की ओर भाग गया था और उसने उस पर अपनी हथेली मारी जिससे वह टुकड़ों में टूट गई। मासुबा पहले ही जमीन पर बेहोश हो चुका था। उसकी परतें उसके शरीर के अंदर वापस चली गई थीं जो खून से लथपथ था। भीड़ ने युहिको को प्यार से देखा और तालियां बजने लगीं। मासुबा भी उसकी तरह बी ग्रेड होने के बावजूद उन्होंने इसकी उम्मीद पहले ही कर ली थी। युहिको की ब्लडलाइन एक अद्वितीय सृजन प्रकार की थी जिसने उसे पदार्थ को जो भी वह चाहती थी उसमें बदलने की क्षमता दी थी। इसलिए सही आवश्यकताओं को पूरा करने पर हवा को भी वह जो चाहती थी उसमें बदला जा सकता था। पर्यवेक्षक बोला ने मासुबा के मुंह में एक उपचार की गोली रख दी थी और वह एक दृश्य दर से ठीक होने लगा था। युहिको जीतने के बाद भी मंच से नहीं उतरी और वह सामने एक व्यक्ति को घूर रही थी। हर कोई उसकी दृष्टि रेखा का अनुसरण कर रहा था और उन्होंने देखा कि वह गुस्ताव की दिशा में घूर रही थी। गुस्ताव, मैं तुम्हें द्वंद्व के लिए चुनौती देती हूँ, उसने गुस्ताव को एक तीव्र घूरती नज़र के साथ कहा। युहिको ने जीत के बाद मंच नहीं छोड़ा, वह सामने खड़े एक व्यक्ति को घूर रही थी। सभी ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया और देखा कि वह राघव की दिशा में घूर रही थी। राघव, मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देती हूँ, उसने राघव को एक तीव्र घूरते हुए आवाज़ दी। ओह, आखिरकार वह अपना कदम उठा रही है। राघव ने युहिको को एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ देखा जबकि अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रहा था। चहचहाहट, 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 ये सुनकर चारों ओर शोरगुल होने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युहिको अचानक राघव को चुनौती देगी लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वे देखना चाहते थे। दूसरी से अंतिम मंजिल पर मौजूद उनमें से हर किसी ने सुना था कि राघव ने मासुबा को कितनी आसानी से हराया था। उनके पास तीसरी मंजिल तक पहुंच नहीं थी, इसलिए उनमें से किसी को भी राघव से बात करने का मौका नहीं मिला था। अकेले ही उसे युद्ध करते हुए देखना तो दूर की बात थी, वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उसके मजबूत होने के दावे प्रामाणिक थे या नहीं। मासुबा के साथ युहिको की लड़ाई देखने के बाद उनमें से अधिकांश का मानना था कि राघव जीत नहीं पाएगा, जबकि उनमें से कुछ ने दोनों लड़ाइयों को खत्म होने में लगे समय की तुलना करने के बाद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था। वे सभी राघव को उत्सुकता से देख रहे थे कि वह स्वीकार करे। मैं मना करता हूँ, राघव ने कहा और मासुबा की ओर जाने के लिए मुड़ा। अचानक इनकार ने सभी को चौंका दिया। उसने द्वंद्वयुद्ध से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि मासुबा के हारने के बाद वह बहुत डर गया है। अगर मुझे युहिको के खिलाफ जाना पड़े तो मैं भी डर जाऊंगा। कैसा काय, तो उसे सबसे मजबूत क्यों कहा जाता है? भीड़ से असंतोष की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं क्योंकि वे राघव को देख रहे थे जो इस समय मासुबा के सामने खड़ा था। आश्चर्यजनक रूप से राघव उनकी टिप्पणियों और घूरने से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह मासुबा के सामने खड़ा था जो अभी अभी होश में आया था और अभी भी जमीन पर बैठा था। मेरी तनख्वाह, राघव ने बोलते हुए मासुबा की ओर हाथ बढ़ाया। मासुबा लगभग फिर से बेहोश हो गया। कम से कम थोड़ी चिंता तो दिखाओ, मैं अभी अभी होश में आया हूँ। मासुबा अवाक था। ये कितना है? मासुबा ने लार निगलते हुए सवाल किया। ठीक 236 सेकंड, जो लगभग 4 मिनट है। इससे कुल राशि 30,000 रॉड हो जाती है। राघव ने बोलते हुए अपनी ठुड्डी पकड़ ली। काश तुम लड़ाई में और अधिक समय तक टिक पाते, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बस इसी से काम चलाना होगा, राघव ने थोड़ी निराशा के साथ जोड़ा। ये सुनकर मासुबा को लगभग खून की उल्टी हो गई। पैसे दो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, राघव ने बेशर्मी से मांग की। मासुबा ने सिर हिलाया और एक नीला घन जैसा दिखने वाला उपकरण निकाला। वह खड़ा हो गया और उसे राघव को सौंप दिया। राघव, तुम कायद द्वंद्वयुद्ध स्वीकार करो, पीछे से शाहबलूत के बाल वाली लड़की केरा चिल्लाए। मेरे समय के लायक नहीं, राघव ने पीछे मुड़ते हुए आवाज़ दी। युहिको उसके चेहरे पर उदासीनता देख सकती थी जिससे वह और भी अधिक नाराज हो गई। तुमसे द्वंद्वयुद्ध करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? युहिको ने मुड़कर पूछा जब वह राघव को घूर रही थी, जो सवाल सुनकर अपने रास्ते में रुक गया। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति की तरह बात कर रही हो जिसके पास थोड़ा दिमाग है, राघव मुस्कुराते हुए मुड़ा। मेरी मांग बहुत सरल है, राघव ने बोलना शुरू किया जिससे हर कोई उस पर ध्यान देने लगा। वह शायद मुझे उसके साथ बाहर जाने के लिए कहेगा। मुझे बस ये सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले कि वह अपनी विचार प्रक्रिया पूरी कर पाती, उसने राघव को फिर से बोलते हुए सुना। पैसे, राघव ने साफ साफ जवाब दिया। खामोशी। राघव का जवाब सुनकर पूरी जगह फिर से शांत हो गई। युहिको को लगा जैसे उसकी बुद्धिमत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
क्या वह अभी गंभीर है? हर किसी के दिमाग में ऐसा ही एक विचार चल रहा था। हम एक शर्त क्यों न लगाएं? राघव ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ जोड़ा। 5 मिनट बाद राघव मंच पर खड़ा था। उसके सामने युहिको थी। वे एक दूसरे से लगभग 20 फीट दूर स्थित थे। युहिको ने राघव को तीव्र रूप से घूरा, जबकि राघव ने उसकी घूरने का एक शांत घूरने से जवाब दिया। पर्यवेक्षक बोला ने पूछा कि क्या वे दोनों तैयार थे, जिस पर उन्होंने सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दी। द्वंद्व युद्ध शुरू होने दो, पर्यवेक्षक बोला ने एक आधिकारिक स्वर में कहा। हर किसी की आंखें मंच पर तीव्र रूप से केंद्रित थीं। मैं तुम्हें कुचलने में समय बर्बाद नहीं करूंगी। युहिको, जो अभी भी राघव से बहुत नाराज लग रही थी, के हाथ में द्वंद्वयुद्ध शुरू होने से पहले ही एक कंकड़ था। जैसे ही आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, उसने कंकड़ को राघव की ओर गति के साथ फेंक दिया। शशहवी मासुबा के साथ उसकी द्वंद्वयुद्ध के विपरीत, उसने न केवल अधिक बल के साथ कंकड़ फेंका, बल्कि परिवर्तन के आकार को भी बढ़ा दिया। लड़ाई शुरू हुए अभी 1 सेकंड ही हुआ था, फिर भी एक बड़ा चट्टान पहले ही पूरे मंच के लगभग आधे हिस्से को ढक चुका था। चट्टान मंच जितना चौड़ा था और गति कम नहीं हुई, क्योंकि यह राघव की ओर यात्रा कर रहा था, जिससे उसे भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर सभी का मुंह खुला रह गया। इस तरह के हमले में बहुत सारी ऊर्जा और सहनशक्ति खर्च होगी। उन्होंने युहिको को एक राक्षस की तरह देखा, लेकिन राघव के कार्य ने उन्हें चौंका दिया। वह अचानक आने वाले चट्टान की ओर दौड़ा। आमतौर पर इससे बचना असंभव होगा, लेकिन सीधे इसमें दौड़ना भी आत्महत्या से अलग नहीं था। उनके आश्चर्य के लिए, राघव अचानक एक ऐसी पागल गति से तेज हो गया कि वे उसका अनुसरण नहीं कर सके। हालांकि यह अभी भी अपने परीक्षण चरण में है और शायद बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर देगा। मैं इसे आजमाऊंगा, राघव ने अंदर ही अंदर कहा जब वह बाहर निकला। बाहर निकलने के तुरंत बाद उसने दौड़ को सक्रिय कर दिया था और विशाल चट्टान के साथ संपर्क बनाने वाला था, जो एक तरह की धीमी गति में उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपने मन में पुकारा, उसका दाहिना हाथ दूधिया रोशनी से चमक उठा। परमाणु विघटन। काटना सक्रिय करो। काटना सक्रिय कर दिया गया है। राघव ने अपनी हथेली उठाई, जिससे दूधिया चमक उसकी पूरी दाहिनी हथेली को ढक ले, इससे पहले कि वह सामने विशाल चट्टान की ओर नीचे की ओर काटे। राघव की हथेली से सफ़ेद ऊर्जा की एक रेखा निकली, जो उसकी नीचे आती हथेली के साथ आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि राघव की हथेली चट्टान से टकराती, सफ़ेद रेखा पहले से ही चट्टान को काट रही थी, फिर भी राघव की हथेली के साथ नीचे आ रही थी। स्क्रेड। चट्टान को 2 हिस्सों में साफ साफ काट दिया गया, जिससे एक आधा बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर चला गया। हाँफना। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर भीड़ हाँफ उठी, लेकिन राघव नहीं रुका। उसने चट्टान को 2 हिस्सों में विभाजित करने के तुरंत बाद दौड़ को निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह सक्रिय रहता तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खर्च हो जाती। दौड़ के बिना भी राघव 1 सेकंड में 50 फीट तक चल सकता था, इसलिए उसके और युहिको के बीच की दूरी को कम करना एक आसान काम था। सक्शश। वह एक पल में उसके सामने आ गया और अपना बायां हाथ उसके चेहरे की ओर घुमाया। युहिको अभी भी उसके द्वारा किए गए अचानक करतब से अवाक थी, इसलिए वह अभी भी सदमे में दिख रही थी। वह अपनी आंखों से राघव की सामान्य गति का अनुसरण कर सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वह शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी हथेली पहले से ही उसके चेहरे के सामने थी। पा। पूरे स्थान पर एक कुरकुरा थप्पड़ गूंजा। युहिको अपने दाहिने गाल पर चुभने वाले थप्पड़ को पाने के बाद एक तरफ लड़खड़ा गई। वह गर्म जलन महसूस कर सकती थी, जिसने न केवल उसके गालों को खून से लाल कर दिया, बल्कि भारीपन के कारण उसकी दृष्टि को भी धुंधला कर दिया। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाती, राघव का दाहिना हाथ उसके बाएं गाल की ओर बढ़ रहा था। पा। एक और कुरकुरा थप्पड़ फिर से गूंजा। वाह। भीड़ को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे, और इससे पहले कि वे सदमे में चिल्ला पाते, और अधिक थप्पड़ आसपास गूंजते रहे। पा 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 पा। राघव के हाथ नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उसके थप्पड़ उसके गालों पर बारी बारी से उतर रहे थे। युहिको के गाल पहले से ही खूनी और सूजे हुए थे, फिर भी राघव नहीं रुका। पा 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 पा। वह उसे थप्पड़ मारता रहा। जब उसने उसके बाएं गाल पर थप्पड़ मारा तो वह दाईं ओर लड़खड़ाएगी, जहां एक और थप्पड़ उसे उसकी प्रारंभिक स्थिति में वापस भेजने के लिए इंतजार कर रहा था। हाँफना। भीड़ सदमे में थी। वह सचमुच सबसे मजबूत है। उसने चट्टान को कैसे विभाजित किया? वह एक महिला के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या उसमें कोई मानवीय भावनाएं नहीं हैं? उनमें से कुछ ने घृणा में अपने चेहरे हटा लिए, जबकि उनमें से कुछ ने आश्चर्य के साथ देखना जारी रखा। पर्यवेक्षक बोला। पर्यवेक्षक समसुना, आपको अब द्वंद्व युद्ध रोक देना चाहिए। ये स्पष्ट है कि यहाँ विजेता कौन है। केरा एक पीली नज़र के साथ आवाज़ देते हुए मंच की ओर दौड़ी। जैसा कि नियम कहते हैं, द्वंद्व युद्ध तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि उनमें से एक या तो बेहोश न हो जाए या मंच से बाहर न गिर जाए, और इनमें से कोई भी अभी तक नहीं हुआ है। ओह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अगर उनमें से एक आत्मसमर्पण करता है तो भी यह समाप्त हो जाएगा, पर्यवेक्षक बोला ने केरा को मंच तक पहुंचने से रोकते हुए कहा। लेकिन
वह उस स्थिति में कैसे आत्मसमर्पण करने वाली है। कीरा एक पीली नज़र के साथ लड़खड़ाई क्योंकि उसने युहिको के पहले से सुंदर चेहरे को एक मुक्केबाजी बैग या इस मामले में एक थप्पड़ मारने वाले बैग में बदलते देखा। पा 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 पा, ये तुम्हें अपने शिष्टाचार पर ध्यान देना सिखाएगा, राघव ने अंदर ही अंदर कहा जब उसने युहिको के चेहरे पर थप्पड़ मारना जारी रखा। आमतौर पर अगर राघव ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारने का फैसला किया होता तो युहिको बेहोश हो गई होती, लेकिन वह जानबूझकर उसे बेहोश होने से रोकने के लिए अपनी ताकत कम कर रहा था। थप्पड़ दर्दनाक थे, लेकिन मिश्रित रक्त की दृढ़ता के कारण राघव ने यह सुनिश्चित करने के लिए सही मात्रा में बल की गणना की थी कि वह बेहोश हुए बिना कई थप्पड़ प्राप्त करे। जिस तरह से उसने तेजी से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे, उसने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका नहीं दिया, इसलिए वह केवल दर्द में चिल्लाते हुए चारों ओर फेंकी जा सकती थी। वह उसे एक ही वार में बेहोश करके एक आसान रास्ता निकालने के बजाय उसे अधिक दर्द और अपमान का कारण बना रहा था। पा पा पा, पर्यवेक्षक भी जिस तरह से युहिको थप्पड़ प्राप्त कर रही थी उससे बीमार होने लगे थे, लेकिन अगर उन्होंने द्वंद्व युद्ध को रोकने की कोशिश की तो वे अपने नियमों का खंडन करेंगे। सौभाग्य से उनके लिए राघव ने इसे उतना कठिन नहीं बनाया जितना कि उसे करना चाहिए था। उसने उसके चेहरे पर एक और गर्म थप्पड़ मारने के बाद रुक गया, जिसने उसे मंच से बाहर गिरा दिया। राघव द्वंद्व युद्ध जीतता है, पर्यवेक्षक बोला ने बोलते हुए लार ने ली। राघव ने द्वंद्व जीत लिया, सुपरवाइजर बोला ने जैसे ही यह कहा उनके गले में थूक अटक गया। घोषणा होने के बाद भी हर कोई अपनी जगह पर आंखें फाड़े हुए जमीन पर पड़ी युहिको को घूर रहा था। उसका चेहरा सुअर से भी ज्यादा सूजा हुआ था, उसकी आंखें और होंठ काले और लाल बंस जैसे लग रहे थे। उसके गालों पर खून लगा हुआ था और चेहरे की त्वचा के कुछ हिस्से फट गए थे। उसका ये रूप उसके पुराने रूप से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। जिस खूबसूरत चेहरे पर उसे हमेशा गर्व था वह अब इस तरह बदसूरत हो गया था। ये वहां मौजूद बहुत से लोगों के लिए एक परेशान कर देने वाला दृश्य था। वे राघव को घूर रहे थे जो इस सब के लिए जिम्मेदार था। वह अपनी हथेलियों पर लगे खून को साफ करते हुए बेपरवाही से स्टेज से नीचे उतर रहा था। सुपरवाइजर सैमसुना युहिको के पास पहुंचे और थोड़ा झुककर उसका सिर उठाया। ये नौजवान सचमुच बहुत बेरहम है, इसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। सुपरवाइजर सैमसुना ने गोली उसके मुंह में रखने के लिए युहिको के सूजे हुए होठों को खोला। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा ठीक होने लगा। उसकी पलकें थोड़ी सी कांपने लगीं, जिससे यह साबित हो रहा था कि वह होश में आने वाली थी। सुपरवाइजर सैमसुना ने राघव की तरफ मुड़कर देखा जो भीड़ की तरफ जा रहा था। खैर, ये बहुत ज्यादा था पर जरूरी भी। मुझे यकीन है कि इन युवा बच्चों को आज जो कुछ भी उन्होंने देखा है उससे विनम्रता सीखने को मिलेगी, सुपरवाइजर सैमसुना ने मन ही मन सोचा। अब पैसे चुकाने का समय है, राघव ने भीड़ के सामने पहुंचते ही बाईं ओर कहा। बड़बड़ाहट, बस स्टोरेज डिवाइस में पैसे ट्रांसफर कर दो, राघव ने कहा और उसे सामने खड़े एक लड़के को सौंप दिया। राघव एक एक करके हर व्यक्ति के पास जाने लगा और यही काम दोहराने लगा। तारानकन, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि युहिको हार गई, उनमें से एक ने गुस्से में कहा। तारानकन, अब हमें शर्त हारने के बाद 20,000 रेड देने पड़ेंगे, ये बहुत बेकार है। उन्होंने निराशा में ये सब कहा, लेकिन उनके पास पैसे चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये शर्त उन सभी के साथ थी जिन्होंने युहिको का समर्थन किया था। यदि वह हार जाती तो उन्हें ये राशि चुकानी पड़ती, लेकिन अगर वह जीत जाती तो राघव को पूरे 1 महीने तक उसकी हर बात माननी पड़ती। युहिको ये दिखाना चाहती थी कि उसके पास ज्यादा समर्थक हैं, इसलिए उसने सभी से कहा कि वे उसकी जीत पर अपना पैसा लगाएं और द्वंद्व के बाद वह उन्हें मुआवजा देगी। ये किशोर तटस्थ रह सकते थे और किसी का भी समर्थन न करने का फैसला कर सकते थे, लेकिन युहिको को खुश करने की इच्छा के कारण वे उसकी बात पर सहमत हो गए। केवल मासुबा और वे 2 लड़के जो पिछली मंजिल पर राघव से मिलने आए थे, उन्होंने शर्त नहीं लगाई क्योंकि वे जानते थे कि वही जीतेगा। मासुबा तो चुपके से प्रार्थना कर रहा था कि राघव उसे हराकर उससे बदला ले, क्योंकि युहिको ने उसे बहुत परेशान किया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि राघव उसे सिर्फ हराएगा ही नहीं बल्कि उसे जिंदगी भर की शर्मिंदगी भी देगा। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। तुम कमीने, तुमने युहिको के साथ ऐसा कैसे किया? कीरा ने चिल्लाते हुए राघव की ओर दौड़ लगाई, जो अपनी जीत की रकम इकट्ठा करने में व्यस्त था। वे एक दूसरे से कुछ ही फीट दूर थे, इसलिए वह 1 सेकंड में राघव के सामने पहुंच गई। उसके हाथ में एक लाल रंग की रोशनी की रेखा दिखाई दी, जिसे उसने राघव की छाती की ओर वार किया। खैर, एक जैसे लोग हमेशा एक साथ ही रहते हैं, चूंकि तुम दोनों एक जैसे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी वही सजा मिलनी चाहिए, राघव ने मन ही मन सोचा और हमले से बचने के लिए बाईं ओर मुड़ा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पूरी ताकत से नीचे ले आया। कीरा ने देखा कि उसकी हथेली उसके चेहरे की ओर आ रही है, पर वह समय पर उस गति पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। पकड़ लिया। इससे ठीक पहले कि राघव की हथेली उसके चेहरे से टकराती, सुपरवाइजर सैमसुना ने उसे पकड़ लिया। कीरा, जो राघव के वार से बचने के कारण लगभग गिर गई थी, अपनी जगह पर रुक गई।
लड़ाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम दोनों को एक दूसरे पर हमला करने से पहले एक द्वंद्व का समय निर्धारित करना होगा, सुपरवाइजर सैमसोना ने कहा। मैं तो अपनी शक्ति से भी उसके आने का पता नहीं लगा पाया, राघव ने ये सोचते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं तो बस खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा था, राघव ने सीधे चेहरे से कहा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, सुपरवाइजर सैमसोना ने जवाब दिया। बिना किसी कारण के हमला करने के लिए कीरा को शर्त की रकम का दोगुना भुगतान करना होगा, उन्होंने आगे कहा। गैसअप, ये तो 40,000 रेड हैं। ये तो मेरे पूरे साल का भत्ता है, कीरा हकलाते हुए बोली। पूरे साल तक मैं अपने पिता से कोई भी पैसा नहीं ले पाऊंगी। या तो तुम पैसे चुकाओ या अभी इसी जगह से निकल जाओ। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुपरवाइजर सैमसोना ने फिर से कहा। कीरा के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने राघव को फिर से अपने सामने खड़ा देखा। पैसे दो, उसने कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया। कुछ ही मिनटों में राघव ने युहिको को छोड़कर बाकी सभी से पैसे इकट्ठे कर लिए थे। युहिको को कुछ मिनट पहले ही होश आया था। वह ठीक हो गई थी और उसका चेहरा फिर से सुंदर हो गया था, लेकिन वह जिस अपमान को महसूस कर रही थी, उसने उसे जीवन भर के लिए अपना चेहरा ढकने का मन करा दिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। मेरा भुगतान, राघव उसके सामने आया और अपना हाथ बढ़ाया। युहिको का चेहरा अजीब और पागलपन भरी मुस्कान के साथ मुड़ गया। ग्रर, मैं तुमसे बदला लूंगी, मुझे उसकी परवाह नहीं है। पैसे दो, राघव ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। युहिको ने दांत पीसे और अनिच्छा से अपना स्टोरेज डिवाइस निकाला। लगभग 30 मिनट बाद राघव मिस एमी की हॉवर बाइक पर था। मिस एमी आज उसे घर छोड़ रही थीं। आज तुमने अच्छा किया, मिस एमी ने कहा जब वे सड़क पर तेजी से जा रहे थे। हे, मिस एमी ने सारा मजा छोड़ दिया, राघव ने पीछे से मिस एमी की कमर को पकड़ते हुए हल्के से हंसा। सच कहूं तो मैं उसे खुद देखना पसंद करती, मिस एमी ने जवाब दिया। चिंता मत करो मिस एमी, अगली बार मैं आपको बता दूंगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार? ओह, क्या अगली बार भी ऐसा होगा? मिस एमी ने हैरान होकर पूछा। आखिरकार दुनिया अभी भी बेवकूफ़ों से भरी हुई है, राघव ने उत्सुकता से जवाब दिया। बस सावधान रहना और ज्यादा घमंडी मत बनना, मिस एमी ने सलाह दी। मैं नहीं बनूंगा, राघव ने जवाब में सिर हिलाया। कुछ ही मिनटों में वे उस इमारत के सामने पहुंच गए जहां राघव का अपार्टमेंट था। राघव हॉवरबाइक से उतर गया। क्या तुमने उनके अनुरोध पर विचार किया? मिस एमी ने सवाल किया। मैं अभी भी सोच रहा हूँ। इस बीच मैं और शोध कर रहा हूँ ताकि अगर मैं इसे स्वीकार करूँ तो ये तब होगा जब मैंने पर्याप्त ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, राघव ने जवाब दिया। ठीक है, आखिर ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाओ जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो, तो तुम जानते हो कि मुझसे कैसे संपर्क करना है, मिस एमी ने कहा और अपनी बाइक के साथ तेजी से निकल गईं। स्वी, राघव ने हाथ हिलाया और अपने अपार्टमेंट की ओर मुड़ गया। बाहर खड़े पड़ोसियों के चेहरों पर मुस्कान थी और उन्होंने उसका स्वागत करते हुए अभिवादन किया। राघव अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और अपनी पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सबसे पहले उसने अपना स्टोरेज डिवाइस निकाला। टैप, उस पर 2 बार टैप करने के बाद 3 छोटे प्रक्षेपण प्रोजेक्शन दिखाई दिए। राघव ने तीसरे पर टैप किया। जिंग, उसके सामने कागजी नोटों की पंक्तियां और ढेर दिखाई दिए। राघव ने पैसे को घूरते हुए मुस्कुराया। कुल 4,80,000 रैड, उसने खुशी से बुदबुदाया। उसने हिसाब लगाया कि अभी उसके पास कुल 6,30,000 रैड होने चाहिए। अब वह एक करोड़पति बनने की ओर आधा रास्ता पार कर चुका था। अगर वह अमीर बच्चों के साथ व्यवहार नहीं कर रहा होता तो यह असंभव होता। बहुत से कर्मचारी कई साल तक काम करने के बाद भी आधा मिलियन का दावा नहीं कर सकते थे, फिर भी उसने 2 महीने से कुछ ज्यादा समय में इतना पैसा कमा लिया था। राघव का लक्ष्य एमबीओ प्रवेश परीक्षा होने से पहले कम से कम 1 मिलियन इकट्ठा करना था। उसने सिस्टम इंटरफेस को खोलने के लिए कहा। होस्ट एट्रीब्यूट्स, उसने मन ही मन कहा। होस्ट एट्रीब्यूट्स, नाम राघव, स्तर 5, वर्ग अनुभव 6250/25000, HP 320/320, ऊर्जा 120/150, एट्रीब्यूट्स, शक्ति 33, समझ 31, मानसिक दृढ़ता 30, फुर्ती 30, गति 30, बहादुरी 30, बुद्धि 32, आकर्षण 31, एट्रीब्यूट्स पॉइंट 14। राघव ने इसे कुछ देर तक घूरा। उसने आज के पॉइंट पहले ही बांट दिए थे और उसके आकर्षण पॉइंट भी दूसरों से मिल गए थे। चीजें योजना के अनुसार चल रही थीं, लेकिन वह अभी भी ऊपर दिए गए क्लास की जानकारी के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसने ये भी देखा कि उसके नाम के पीछे अब ओस्लोव नहीं था। यह क्या बात है, राघव ने सोचा। उसे इस समय कुछ याद आया। सिस्टम ने पुनर्सृजन क्षमता रिक्रिएशन एबिलिटी के चालू होने के बारे में कुछ कहा था। उसे याद आया कि यह उन पुरस्कारों में से एक था जो उसे ब्लडवॉल्फ को मारने के बाद मिला था।
वह पिछले 2 महीनों से पुनर्सृजन क्षमता के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बाकी के विपरीत, भले ही वह इसे बहुत देर तक देखता, इसके नीचे कोई जानकारी नहीं आती थी। उसने इसे उसी तरह सक्रिय करने की कोशिश भी की थी, जैसे उसने डैश या स्प्रिंट जैसी क्षमताओं को सक्रिय किया था, लेकिन परिणाम वही था। अब वह समझ गया था कि यह अब तक चालू नहीं थी। कौशल और क्षमताएं, राघव ने मन ही मन कहा। कौशल और क्षमताएं, डैश स्तर 4, स्प्रिंट स्तर 3, पुनर्जनन रीजनरेशन स्तर 3, मॉफ्ट स्तर 3, जोड़ आंदोलन जॉइंट मूवमेंट स्तर 3, टॉक्सिन प्रतिरोध टॉक्सिन इम्यूनिटी स्तर 3, पुनर्सृजन रिक्रिएशन स्तर 3, रक्त रेखा अधिग्रहण ब्लडलाइन एक्विजिशन स्तर 3, चॉप्ड स्तर 6, हथेली का प्रहार पाम स्ट्राइक स्तर 4, फ्राइंग स्तर 8। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह पूरी समय चालू न रहते हुए भी स्तर बढ़ा रही थी, राघव ने अपने कौशल और क्षमताओं को देखते हुए कहा। चूंकि उसने इसे कई बार इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और कोई फायदा नहीं हुआ था, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया था, इसलिए उसे यह नहीं पता चला कि यह बाकी की तरह ही स्तर बढ़ा रही थी। राघव ने उन कौशलों पर अपनी आंखें केंद्रित की ताकि उनके नीचे जानकारी आ सके और वह पुनर्सृजन के बारे में जानकारी देख सके। 3 सेकंड में हर कौशल और क्षमता के नीचे उनके उपयोग की व्याख्या करते हुए जानकारी दिखाई दी। राघव ने बाकी जानकारी पहले ही देख ली थी, इसलिए उसकी आंखें सूची में नीचे की ओर गईं, जहां पुनर्सृजन था। क्या? राघव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने पुनर्सृजन के नीचे की जानकारी को मन ही मन पढ़ा। राघव ने अपनी आंखों को उन स्किल्स पर केंद्रित किया जिनके नीचे जानकारी के पॉप अप होने का इंतजार था ताकि वह रिक्रिएशन के बारे में जानकारी देख सके। 3 सेकंड में हर स्किल और एबिलिटी के नीचे उनके उपयोग की जानकारी आ गई। राघव ने बाकी सब पहले ही देख लिया था, इसलिए उसकी आंखें लिस्ट में नीचे गईं जहां रिक्रिएशन था। क्या? राघव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने रिक्रिएशन के नीचे की जानकारी मन ही मन पढ़ी। कौशल और क्षमताएं, डैश स्तर 4, 20 सेकंड के लिए वर्तमान गति को 25 तक बढ़ाने की क्षमता। स्प्रिंट स्तर 3, वर्तमान गति को 2.2 से गुना करता है। पुनर्जनन रीजेनरेशन स्तर 3, सामान्य से 20 गुना तेजी से चोटों से उबरना। मॉफ्ट स्तर 3, ब्लडलाइन क्षमता बालों का रंग, त्वचा का रंग और चेहरे की मांसपेशियों को बदलना। जोड़ गति जॉइंट मूवमेंट स्तर 3, ब्लडलाइन क्षमता जोड़ों को विपरीत दिशा में घुमाना। टॉक्सिन इम्यूनिटी स्तर 3, हल्के घातक विषाक्त पदार्थों से बचाव। मनोरंजन रिक्रिएशन स्तर 3, पूरी तरह से एक नई क्षमता उत्पन्न करने के लिए ब्लडलाइन को मिलाकर एक फ्यूज्ड ब्लडलाइन बनाने की क्षमता। दोनों ब्लडलाइन की अनुकूलता के आधार पर फ्यूज्ड ब्लडलाइन ग्रेड तक हो सकती है। ब्लडलाइन अधिग्रहण ब्लडलाइन एक्विजिशन स्तर 3, यदि सही आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ब्लडलाइन को निकालने और उन्हें मेजबान के साथ जोड़ने की क्षमता। रैंक चॉप्ड स्तर 6, किसी हथियार या नुकीली वस्तु का उपयोग करके मेजबान अपने प्रहार की शक्ति को 3 गुना कर सकता है। पाम स्ट्राइक स्तर 4, जब इस कौशल का उपयोग करके कोई टकराव होता है तो यह एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो टकराव की सतह में गहराई तक घुस जाती है। ... राघव की आंखें मनोरंजन रिक्रिएशन पर केंद्रित थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई कौशल इतने समय से मौजूद था और सिस्टम ने उसे इसका उपयोग करने से रोक रखा था। वह जो कुछ भी इससे हासिल कर सकता था उसकी संभावनाओं ने उसे मन ही मन उत्तेजना से कँपकँपा दिया। ओह रुको, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं इस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता अगर मेरे पास एक से अधिक ब्लडलाइन नहीं होती। राघव को यह एहसास हुआ और वह समझ गया कि भले ही सिस्टम ने उसे एक्सेस दे दिया होता, वह इसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन अब वह इसे आजमा सकता था क्योंकि उसके पास कुल 3 ब्लडलाइन थीं। लेकिन अगर मैं उन्हें फ्यूज कर दूं तो मूल ब्लडलाइन का क्या होगा? क्या मैं अभी भी उनका अकेले उपयोग कर पाऊंगा या वे एक इकाई बन जाएंगी जिन्हें मैं अलग से उपयोग नहीं कर पाऊंगा? राघव ने इस बारे में बहुत सोचा। वह इसे आजमाना चाहता था, लेकिन जब ये विचार उसके मन में आए तो उसे लगा कि कौशल का उपयोग करने के बारे में सोचने से पहले उसे इसकी ठीक से जांच करनी चाहिए। मैं इसे 20 ट्रांसफॉर्मेशन या मेरे पास मौजूद तीनों में से किसी पर भी नहीं आजमा सकता। मुझे और ब्लडलाइन चुराने और पहले उन पर प्रयोग करने की ज़रूरत होगी, राघव ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन अब मुद्दा ये था कि वह और ब्लडलाइन कैसे चुराएगा। वह खुले में ब्लडलाइन नहीं चुरा सकता था क्योंकि उसे ब्लडलाइन निकालने के लिए सिस्टम की सूचना पाने से पहले किसी व्यक्ति की गर्दन के पास स्थित खून से संपर्क बनाना पड़ता था। ऐसा करने के बारे में सोचने से पहले उसे एक सुनसान जगह में होना पड़ेगा। राघव ने अपने मन में एक योजना बनाना शुरू किया। उसने इस स्थिति के साथ अपने बदले की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उसने ये भी नहीं देखा कि अब वह सी ग्रेड ब्लडलाइन चुरा सकता था जब तक कि उसके सिर में एक सूचना नहीं गूंजी। एक नया मासिक क्वेस्ट जारी किया गया है। राघव ने उत्सुकता से सूचना को देखा। क्वेस्ट 30 दिनों या उससे कम समय में एक सी ग्रेड ब्लडलाइन प्राप्त करें। इनाम लेस देन छिपा हुआ ग्रेटर दैन। असफलता पर सजा लेस देन छिपा हुआ ग्रेटर दैन। मुझे एक सी ग्रेडेड ब्लडलाइन प्राप्त करने की ज़रूरत है।
ये तब था जब राघव ने सिस्टम इंटरफेस पर देखा कि अब वह सी ग्रेड ब्लडलाइन निकाल सकता था। राघव खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका क्योंकि यह उस समय आया था जब वह और ब्लडलाइन प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि बिना कोई संदेह पैदा किए ब्लडलाइन चुराने का मौका पाने से पहले योजना बनाना आवश्यक होगा। फिर भी वह खुश था क्योंकि इसका मतलब था कि वह आखिरकार कुछ उन छात्रों से ब्लडलाइन चुरा सकता था जिन्होंने उसे अतीत में परेशान किया था, क्योंकि उनमें से कुछ सी ग्रेडेड थे। राघव ने अपनी आंखें इनाम और सज़ा वाले सेक्शन पर डालीं। यह क्या बकवास है, सब कुछ छिपा हुआ है। राघव ने बेचैनी भरी नज़र से आवाज़ दी। ये पहली बार था जब सिस्टम इनाम और सज़ा दोनों को छिपा रहा था। सज़ा ज़्यादातर छिपी रहती थी, लेकिन उसने पहले कभी नहीं देखा था कि जब कोई क्वेस्ट जारी किया जाता है तो दोनों एक ही समय में छिपे हों। यह क्या कर रहा है? राघव ने मन ही मन हार मान ली। वह कभी कभी सिस्टम को समझ नहीं पाता था। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम ने उसे बेवकूफ़ कहना बंद कर दिया था, लेकिन वह अभी भी सोच रहा था कि उसने पहले की तरह उससे बात क्यों नहीं की। लेकिन राघव जानता था कि चाहे वह कितना भी सोचे, इसका कोई मतलब नहीं था। उसे सिस्टम मिले हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, इसलिए वह जानता था कि इसमें छिपे रहस्यों का पता लगाने में बहुत समय लगेगा। हालांकि उसके मन में कभी कभी यह सवाल उठता था कि सिस्टम कहाँ से आया और यह सब, लेकिन वह वास्तव में परेशान नहीं था। वह बस खुश था कि उसे ऐसा कुछ मिला और फिलहाल उसके विचार अभी की स्थितियों में उलझे हुए थे, इसलिए उसने इसे फिलहाल अपने दिमाग के पीछे रखने का फैसला किया था। राघव ने सिस्टम इंटरफेस बंद किया और अपने सामने वेब बोर्ड पर टैप किया। उसके बाद उसके सामने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। अपने शोध को जारी रखने का समय है, राघव ने बुदबुदाया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिनों के दौरान राघव और यूरिको का द्वंद्व अखाड़े डोजो में एक गर्म विषय था। तीसरी से आखिरी मंजिल पर सभी ने इसके बारे में सुना था। दूसरी मंजिल पर केवल 12 छात्र थे जो एचेलॉन एकेडमी में पढ़ते थे और वे किसी न किसी तरह से यूरिको के लिए सिम्प कर रहे थे, इसलिए उन्होंने स्कूल में लड़ाई का जिक्र कभी नहीं किया। स्कूल में ये कहा गया था कि वह एक F ग्रेड के बजाय एक A ग्रेड मिश्रित रक्त से हार गई थी। अखाड़े की तीसरी मंजिल पर एचेलॉन एकेडमी के बहुत सारे छात्र थे, लेकिन क्योंकि वे तब वहां नहीं थे जब लड़ाई हुई थी, वे ये पुष्टि नहीं कर सके कि वह एक F ग्रेड से हार गई थी। स्कूल में अखाड़े में किसी से उसके हारने का मामला छात्रों के ये सुनने के बाद जल्दी से शांत हो गया कि वह एक A ग्रेड था, लेकिन अखाड़े में यह एक बहुत गर्म विषय था। उन्होंने स्कूल में सुना था कि उस व्यक्ति का नाम राघव था, लेकिन किसी ने भी उसे राघव से नहीं जोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि यह संभव नहीं होगा। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कचरा के रूप में जाने जाने वाला राघव वही व्यक्ति था जिसने उसे हराया था। यूरिको उस दिन के बाद से अखाड़े में नहीं आई। वह अपमान सहन नहीं कर सकी। वह स्कूल में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने में सक्षम थी, लेकिन अखाड़े में वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। राघव इन सब नाटक से परेशान भी नहीं था। उसने पिछले दिन एक बैंक खाता खोला था और उसमें अपने मुआवजे का पैसा रखा था। वर्तमान में शनिवार की दोपहर थी और राघव सुबह से वेब पर था। वह अपनी पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठा एक वर्चुअल होलोग्राफिक कीबोर्ड पर टैप कर रहा था। पिछले डेटाबेस को ला रहा हूँ, एक रोबोट जैसी आवाज़ गूंजी क्योंकि राघव के चारों ओर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई देने लगे। छर्रिन छर्रिन छर्रिन, उनमें से कई जगह जगह बिखरे हुए चौकोर के रूप में दिखाई दिए। प्रोजेक्शन पर विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे दिखने वाले जानवरों की तस्वीरें थीं। ये जानवर सामान्य जानवरों से थोड़ी समानता रखते थे, लेकिन जब शरीर के अनुपात और आकार की बात आती थी तो वे काफ़ी अलग थे। इतना ही नहीं, उनमें से बहुतों के अलग अलग आकार और एक तरह का भयंकर आदिम रूप था। विशालकाय दांतों वाला एक बड़ा मांसल दिखने वाला खरगोश, एक ट्रक के आकार का कछुआ, 2 पैरों पर खड़ा, एक हेलीकॉप्टर जितना बड़ा एक तितली आदि। अजीब दिखने वाले जीवों की अलग अलग छवियां प्रदर्शित हुईं। मिश्रित नस्लें सचमुच किस्मों में होती हैं। ये प्रकार मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे, राघव ने आश्चर्य से बुदबुदाया।